अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 646 से 650। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 646 गहन आकाश में वापसी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 646 गहन आकाश में वापसी। यूचे को प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट छोड़ने के बाद अनजाने में 3 साल बीत चुके थे। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में कैंग यू और जियो लिंगजी को अलविदा कहने की यादें उसकी आंखों के सामने आ गईं। उसने ये भी वादा किया था कि वह 1 महीने में वापस आ जाएगा, लेकिन नियति का पहिया एक बार फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध घूम गया। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लौटने और उस व्यक्ति को देखने में सक्षम होने के विचार के कारण जिसे वह हर दिन और रात में याद करता था, यूचे का दिल स्वाभाविक रूप से शांत नहीं हो पा रहा था और वह बिल्कुल भी सो नहीं पाया। सुबह सुबह जैसे ही आकाश उज्जवल हो रहा था, उसे छोटी दानव महारानी ने ये कहते हुए बिस्तर से धक्का दे दिया, तुम्हें चले जाना चाहिए। कई मेरी पत्नी। यूचे ने पलटकर बिस्तर की छतरी के पीछे की खूबसूरत परछाई को मंत्रमुग्धता से देखा। अगर तुम जा रहे हो तो जल्दी जाओ, छोटी दानव महारानी ने ठंडे स्वर में कहा। आप सच में मेरे साथ प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट देखने के लिए नहीं आना चाहते? मेरा प्रोफाउंड आग बहुत अनोखा है। ये 4 महान पवित्र मैदानों के लोगों को बिल्कुल भी सचेत नहीं करेगा, यूचे ने चुपचाप कहा। उद्धरण चिन्ह ... ब्रह्मपूर्ण दानव क्षेत्र में शांति अभी बहाल हुई है। यह मेरे जाने का समय नहीं है। ड्यूक मिंग को अभी तक फांसी नहीं दी गई है। मैं चिंता किए बिना नहीं जा सकता। जब ड्यूक मिंग का सफाया हो जाएगा और सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लिटिल डेमन एम्प्रेस की आवाज लड़खड़ा गई और भी धीमी हो गई। शायद मैं आपके पीछे पीछे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है, यूचे ने सिर हिलाया। वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता था कि लिटिल डेमन महारानी को प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में वापस आने के लिए कहना वास्तव में बहुत यथार्थवादी नहीं था। वापसी की तारीख जितनी करीब थी, वह घर जाने के लिए उतना ही उत्सुक था। यूचे ने म्यू परिवार के पास जाने और म्यू फियान, म्यू युबाई और अन्य को अलविदा कहने के लिए डेमन इंपीरियल पैलेस छोड़ दिया। फिर वह अपने माता पिता को अलविदा कहने के लिए यू परिवार में वापस चला गया और फिर उसने यू किंगहोंग और म्यू योरू के सामने अपने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग को बुलाया। चियर, भले ही पिता भाई जियो यंग को सम्मान देने के लिए फिर से प्रोफाउंड स्काई दायरे में जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकती। मैं केवल थोड़ी देर बाद ही जा सकता हूँ, जियो यंग का उल्लेख करते हुए यू किंगहोंग ने अपने चेहरे पर गहरा दुख दिखाया। जियो यंग से मिलना उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था और उसके जीवन का दर्द भी था। मेरे लिए अपने दादा जियो को नमस्कार करो। यदि उसे पीछे कोई चिंता न हो तो उसे यहाँ वापस ले आओ। जब तक मैं युन किंगहोंग अभी भी जीवित हूँ, मैं उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगा। एमेन, मुझे याद रहेगा। यूचे ने जोर से सिर हिलाया। चियर, ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र की सेनाएं मजबूत हैं और हमारे युन परिवार से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस बार जब आप प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट जाएंगे तो अपने दादाजी का बदला लेने के बारे में मत सोचना। जब समय सही होगा, हम उनसे उनके खून का कर्ज चुकाएंगे। जब आप वहां हो तो कृपया अपना ख्याल रखें, किसी भी खतरनाक चीज के संपर्क में न आए। जब तुम चीजों की देखभाल कर लो तो कृपया जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ और माँ की बहू को वापस ले आओ। जब म्यू योरू बात कर रही थी, उसकी आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थी। माँ, चिंता मत करो, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसका जीवन मेरे जीवन से अधिक कठिन हो, यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, गहरा संदूक धीरे धीरे तैरने लगा और धीरे धीरे विस्तारित होकर 3 मीटर बड़ा हो गया। बड़े भाई, इसी समय तेज कदमों की आहट तेजी से आगे बढ़ी। जियो यून 7वें नंबर को स्वर्ग के नीचे खींच रहा था और वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि वह स्थिर खड़ा हो सके, जियो यून ने उत्सुकता से कहा, मैंने फैसला किया है, मैं बिग ब्रदर के साथ प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट वापस जा रहा हूँ। ओह, यूचे मुस्कुराया, आपने फैसला कर लिया है? एमेन, जियो यून ने गंभीरता से सिर हिलाया। भले ही मैं पहले प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से बहुत नाराज था, लेकिन अब यह वैसा नहीं है। आखिरकार यह मेरा जन्मस्थान है और मेरे परिवार के 2 लोग वहाँ रहते हैं। मेरे माता पिता हैं, दोनों को वहीं दफनाया गया। मेरे वापस न जाने का कोई कारण नहीं है। यूचे ने जियो यून को अपने साथ ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन उसने इसका जिक्र नहीं किया था। आखिरकार ये जियो यून की इच्छा पर निर्भर था। जियो यून के फैसले से उसके दिल को बहुत सुकून मिला। उसकी आंखों के सामने ऐसा लगा जैसे वह सचमुच दादाजी की सच्ची हर्षित मुस्कान देख सकता है। उसने सिर हिलाया और 7वें नंबर स्वर्ग की ओर देखा, फिर
सातवीं बहन के बारे में क्या? नंबर 7 अंडर हेवन ने जियो यून की बाहों को पकड़कर कहा, बेशक मैं भाई यू के साथ जा रहा हूँ। मैं अब भाई यू की पत्नी हूँ, चाहे वह भ्रामक दानव क्षेत्र हो या गहरा आकाश महाद्वीप। भाई यू जहाँ भी होंगे मैं वहाँ रहूंगी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह और भी उत्साहित है। यू चे पूरे दिल से मुस्कुराया, जियो यून के कंधों को थपथपाया और कहा, दादाजी की सबसे बड़ी इच्छा आपके साथ फिर से जुड़ने की थी। मैं मूल रूप से उसे आपसे मिलने और उसके जीवन के बाद के हिस्से का शांति से आनंद लेने के लिए यहाँ लाने की योजना बना रहा था। लेकिन अगर आप उसे देखने के लिए मेरे साथ आए तो ये सबसे अच्छा होगा। हे, तो चलो पहले ही चलते हैं। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि क्या बिग ब्रदर यून का गहरा जहाज वास्तव में उतना ही जादुई था जितना ब्रदर यून ने कहा था। नंबर 7 अंडर हेवन ने ऊर्जावान रूप से कहा। दूर से एक और तेज आवाज आई और आवाज का स्वामी अचानक तेज हवा के साथ उनके सामने आ गया। उस व्यक्ति को देखकर जो अभी आया था, नंबर 7 अंडर हेवन का मुंह खुला रह गया। बड़े भाई, आप यहाँ क्यों हैं? जो व्यक्ति अभी आया था वह स्वर्ग के नीचे नंबर 1 था। उन्होंने यून क्विंगहोंग और मू योरू की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, पेट्रियार्क यून, मैडम यून जूनियर बहुत चिंतित हैं, कृपया मुझे बिना किसी सूचना के आने के लिए क्षमा करें। ओल्ड 7, आपने अभी अभी फादर को एक ध्वनि प्रसारण भेजा है जिसमें कहा गया है आप जियो यून और दानव भगवान का अनुसरण गहरे आकाश महाद्वीप तक करेंगे। क्या ये सच है? बेशक ये सच है, नंबर 7 अंडर हेवन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। भाई यून के जन्मदाता माता पिता को वही दफनाया गया है। मैंने पहले ही भाई यून से शादी कर ली है, इसलिए निश्चित रूप से मैं उसके माता पिता को सम्मान देने के लिए उसका अनुसरण करूंगा। नंबर 1 अंडर हेवन ने अपनी भौहें नीची कर ली और कहा, गहरा आकाश महाद्वीप भ्रामक दानव क्षेत्र नहीं है। हमारे लिए वह हमारे शत्रुओं का घर है और हमने सुना है कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में उन्होंने भ्रामक दानव क्षेत्र के लोगों को शैतान बना दिया। यदि आप वहाँ के लोगों को ये पता चलने देते हैं कि आप भ्रामक दानव क्षेत्र से हैं और आप एक अभिभावक परिवार से हैं, तो ये बेहद संभव है कि यह वहाँ के 4 महान पवित्र मैदानों को सचेत कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो हम में से कोई भी आपके साथ नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। ओह, अब छोड़िए भी, बड़े भाई, पहले से ही परेशान करना बंद करो। गहरा आकाश महाद्वीप उतना डरावना नहीं है जितना आप कहते हैं। इसके अलावा बिग ब्रदर यू का प्रोफाउंड आर्क बहुत जादुई है। ये सीधे अंतरिक्ष को पार कर सकता है, 4 महान पवित्र मैदानों द्वारा स्थापित किनारे की बाधा को भी सचेत नहीं करेगा और यह उन लोगों को सचेत नहीं करेगा। अगर कोई खतरा भी हो तो भाई यून और बिग ब्रदर यून मेरी रक्षा के लिए यहाँ हैं। बड़े भाई, चिंता मत करो, मैं बस 7वीं बहन को अपने जैविक परिवार के साथ एकजुट होने के लिए प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में ले जा रहा हूँ। हम बहुत जल्द वापस आएंगे, कोई अन्य घटना नहीं होगी और मैं 7th सिस्टर को कभी भी किसी खतरे का सामना नहीं करने दूंगा। यहाँ तक कि अगर वास्तव में कोई खतरा है, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं 7वीं बहन की रक्षा करूंगा, जियो यून ने निर्णायक रूप से कहा। भाई स्वर्ग के नीचे, चिंता मत करो, यून चे ने मुस्कुराते हुए कहा। हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वह 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स के स्थान से दूर प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। वहाँ गहन साधना का स्तर बहुत कम है। उनकी शक्ति का शिखर सम्राट गहन क्षेत्र में है। 7वीं बहन अब एक अधिपति है, इसलिए वह अनिवार्य रूप से वहाँ एक अद्वितीय अस्तित्व है। अगर वह खतरे का सामना करना चाहे तो भी यह कठिन होगा। जब तक वह ऐसा करेगी तब तक यह अच्छा रहेगा, दूसरों को धमकाता नहीं है। हम्फ, एक खूबसूरत युवा महिला जो मेरी तरह सौम्य, अच्छी और प्यारी है, लोगों को धमकाती नहीं है। नंबर 7 अंडर हेवन ने यूचे की ओर अपनी जीभ निकाली। नंबर 7 अंडर हेवन को देखते हुए नंबर 1 अंडर हेवन को पता था कि वह उसे इससे बाहर नहीं निकाल सकता है और युनचे के विवरण को उस पर विश्वास के साथ सुनकर उसे ये भी महसूस होने लगा कि उसकी चिंता शायद थी अनावश्यक। लेकिन उन्होंने स्वर्ग के आदेश के तहत महानतम महत्वाकांक्षा को भूलने की हिम्मत नहीं की। भाई यून, ईमानदारी से कहूँ तो हमारे पिता बहुत चिंतित हैं और परेशान महसूस करते हैं जब उन्होंने सुना कि 7वीं बहन भी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट जा रही थी और उन्होंने मुझे तुरंत आने के लिए कहा, उसे रोकने के लिए। यहाँ रास्ते में हमारे पिता ने एक ध्वनि प्रसारण भेजा और कहा कि अगर मैं उसे रोक नहीं सका तो उन्होंने मुझे उसके साथ जाने का आदेश दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। बिग ब्रदर हमारे साथ आ रहे हैं। सचमुच। नंबर 7 अंडर हेवन की आंखें तुरंत चमक उठी। अगर बिग ब्रदर हमारे साथ आते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, जियो यून ने भी तुरंत कहा। नंबर 1 अंडर हेवन एक मजबूत स्तर 8 का अधिपति था और वह बुद्धिमान और शांत था।
उसके यहाँ होने का मतलब है कि उनके पास एक और सुपर बॉडीगार्ड है, भले ही उन्हें शायद इसकी आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 1 अंडरहेवन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे पिता की इच्छा है। अन्यथा मुझे डर है कि वह इतना अस्थिर हो जाएगा कि वह न तो खा पाएगा और न ही सो पाएगा। यह मामला परेशानी के लिए खेद है भाई यून। बिग ब्रदर अंडरहेवन का हमारे साथ आना एक आश्चर्य की बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे गहन संदूक पर बहुत जगह है। केवल बिग ब्रदर अंडरहेवन का उल्लेख न करते हुए ये पूरे अंडरहेवन कबीले को भी ले जा सकता है। युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे साथ स्वर्ग में बिग ब्रदर के साथ मेरा मानना है कि पिता और माता बहुत कम चिंतित होंगे। नंबर 1 अंडरहेवन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन अपनी चेतना के नीचे वह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के बारे में भी कुछ हद तक उत्सुक था, इसलिए वह उनका अनुसरण करने के लिए बहुत प्रतिरोधी नहीं था। चियर, जिस स्थान के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में ब्लू विंड नेशन के बीच में था। ये सटीक नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से ब्लू विंड नेशन के दायरे से दूर नहीं होगा। भले ही इस बात को 20 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन मैं इतने सालों में दिन रात इसके बारे में सोचता रहा हूँ, मुझे ये गलत याद नहीं होगा। जब आप वहाँ होंगे तो हमारे लिए एक दूसरे को ध्वनि प्रसारण भेजना बहुत दूर होगा। जब आपने वहाँ चीजों को संभालना समाप्त कर लिया तो आपको जल्द ही वापस आना होगा। आखिरकार आप अभी भी भ्रामक दानव क्षेत्र के दानव भगवान हैं और आपका परिवार भी यहाँ है। भले ही युन क्विंगहोंग पूरे समय शांत दिख रहा था, फिर भी उसकी बेचैनी उसकी आंखों और शब्दों की गहराई में प्रकट हो रही थी। आखिरकार प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट ही वह स्थान था जिसने उनके पूरे जीवन में सबसे भारी छाया छोड़ी। भले ही उसका पूरा परिवार एकजुट हो गया हो, फिर भी उसे खतरा महसूस होगा, या गहरा आकाश महाद्वीप का नाम सोचकर भी डर लगेगा। हाँ, मैं अभी अपने दूसरे घर लौट रहा हूँ, उस तरह नहीं जब आप 20 साल पहले किसी खतरनाक जगह पर गए थे। आपकी चिंता बिल्कुल अनावश्यक है। युनचे आराम और बेबसी के साथ हंसे। वैसे भी तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना चाहिए और निश्चित रूप से कुछ भी खतरनाक नहीं करना चाहिए। मु योरू की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने उसे फिर से याद दिलाया। हाँ, युनचे ने आज्ञाकारी ढंग से जवाब में सिर हिलाया। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग के ऊपर एक धुंधली गहरी लाल रोशनी चमकने लगी। युनचे ने अपना ध्यान केंद्रित किया और जियो यून और अन्य लोगों से कहा, ये गहन आग मेरी इच्छा से नियंत्रित होता है, इसलिए आपको प्रवेश द्वार से प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। संदूक थोड़ी देर में जब आपको लगे कि आप प्रवेश कर रहे हैं तो विरोध न करें। उन्होंने गहरे जहाज में प्रवेश करने के इस तरीके के बारे में कभी नहीं सुना था। युनचे की चेतना के साथ एक फीकी गहरी लाल रोशनी ने उन्हें ढक लिया और जहां वे खड़े थे वहां से तुरंत गायब हो गई। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग भी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और अंतरिक्ष के जोर से कांपने के साथ ही वह वहां से पूरी तरह गायब हो गया। आकाश में दूर बादलों में छोटी दानव महारानी ने देखना बंद कर दिया और धीरे से दूर हो गई। उसका शरीर बादलों के बीच था और वह चुपचाप चली गई। उसने अकेलेपन की आदत डाले बिना पूरे 100 साल बिताए, लेकिन 1 महीने से भी कम समय में उससे युनचे के अस्तित्व की आदत हो गई थी। युनचे को जाते हुए देखकर भले ही वह अपने दूसरे घर लौट रहा था और शायद जल्द ही वापस आ जाएगा, फिर भी उसे एक खालीपन महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह छोटी दानव महारानी थी, लेकिन मूलतः वह एक महिला भी थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 647 कुछ भी समान नहीं था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 647 कुछ भी एक जैसा नहीं था। एक पल में लाखों मील की दूरी तय कर ली गई। वाह, तो ये गहरे जहाज का अंदरूनी भाग है। ये बहुत बड़ा है। ये हमारे परिवार के सबसे बड़े जहाज से भी कई गुना बड़ा है। प्रिमोडियल प्रोफाउंड आग के अंदर प्राचीन किले की पहली परत के केंद्र में खड़े होकर नंबर 7 अंडरहेवन ने चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसका मुंह खुला रह गया और वह आश्चर्य से चिल्लाती रही। युनचे ने रहस्यमय ढंग से कहा, ये गहरे जहाज में प्राचीन किलों में से केवल एक है। प्राचीन किले के बाहर अभी भी एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी जगह है। यह आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक बड़ा है। गहन संदूक, वह किसी भी समय इस गहन संदूक के अंदर की स्थिति को जानता था। जैसे ही 9 सूर्यों की जेड की शक्ति इसमें प्रवाहित हुई, गहन संदूक मौन से जाग गया था और इसकी दुनिया का कानून भी काम करना शुरू कर दिया था। प्राचीन को छोड़कर किला, वह भूमि जो मूल रूप से सूख गई थी, अनगिनत विभिन्न प्रकार के गहरे जानवरों के घूमने से विलासितापूर्ण हो गई थी और वहां और भी दुर्लभ फूल और विचित्र जानवर उग रहे थे। इतने विशाल गहरे जहाज के साथ यह आश्चर्य की बात है कि मैं ऊर्जा का कोई कंपन भी महसूस नहीं कर सकता और मैं इसकी गति का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकता।
नंबर 1 अंडर हेवन ने प्रशंसा में हौंफते हुए कहा, दुनिया इतनी बड़ी है कि इस खजाने जैसी अजीब चीजें भी वास्तव में मौजूद हैं। हालांकि नंबर 1 अंडर हेवन बहुत प्रभावित और आश्चर्यचकित था। उसने यूचे से यह नहीं पूछा कि यह कहां से आया, क्योंकि वह समझ गया था कि यह उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होगा। लेकिन यूचे ने स्वेच्छा से कहा, यह गहन संदूक कथित तौर पर आदिम युग से पारित हो गया था और गलती से मुझे मिल गया था। यह कोई सामान्य गहरा जहाज नहीं है, इसकी अपनी दुनिया है और इसमें एक अनोखी आध्यात्मिक चेतना है। अब इसने मुझे अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया है, कोई भी इसे मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे अभी उम्मीद है कि ब्रदर अंडर हेवन मेरे लिए ये रहस्य रखेगा। हालांकि इसे किसी और के द्वारा ले जाना असंभव है, लेकिन अगर इसे लालच ने निशाना बनाया है तो समय समय पर आकर परेशान करने वाली मक्खियां अभी भी बहुत परेशान करती हैं। हाँ भाई, यूं चिंता मत करो, आप मेरे प्रति इतने ईमानदार थे, मैं चोर व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? नंबर 1 अंडर हेवन ने दिल से कहा। बड़े भाई, हमें प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? जियो यू ने उत्साह में पूछा। ओह, हम पहले से ही यहाँ हैं, यूचे ने कहा। हम पहले से ही यहाँ हैं। वे तीनों स्तब्ध रह गए। हाँ, गहन संदूक में प्रवेश करने के बाद हम तीसरी सांस तक पहुँच चुके हैं। हम काफी समय पहले ही रुक चुके हैं, यूचे ने शांति से कहा। लेकिन वह वास्तव में उनकी अतिरंजित प्रतिक्रियाओं का आनंद ले रहा था। तो इतनी जल्दी? जियो यून का मुंह खुला का खुला रह गया था, और जब वह बोल रहा था तो वह हकला भी रहा था। पिता ने कहा था कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट इल्यूसरी डायमंड दायरे से लाखों मील दूर है, यहाँ तक कि आयामी यात्रा के लिए भी। ये गति बहुत अतिरंजित है, ये लाखों मील है। चलो बाहर चलते हैं, यूचे ने कहा। उसकी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हुई। गहरा आकाश महाद्वीप, ब्लू विंड नेशन, मैं अंततः वापस आ गया हूँ। चाहे कुछ भी हो, आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहें। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति जारी की और गहन जहाज की ऊर्जा खपत का पता लगाया, और परिणामों से उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। लाखों अंतरिक्ष के माध्यम से तुरंत यात्रा करने से गहन जहाज की खपत 5वें हिस्से से भी कम थी। यह उसकी अपेक्षा से बहुत कम था। इस तरह के उपभोग के साथ भ्रामक दानव क्षेत्र में वापस जाने का तो जिक्र ही नहीं। 10 बार से अधिक आगे पीछे जाने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क ने बहुत कम खपत की थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जेड ऑफ द 9 सन्स की ऊर्जा बहुत अधिक थी। इसकी क्षमता बिल्कुल यूचे के ज्ञान से अधिक थी। आखिरकार वह गोल्डन क्रो डिवाइन बीस्ट की दिव्य जेड थी। इलाके में लाल रोशनी छा गई और उसकी आंखों के सामने का नजारा तेजी से बदल गया। धूल से मिश्रित थोड़ी शुष्क और गर्म हवा चली। चारों ओर विशाल भूमि और पहाड़ थे, लेकिन सभी जगह वनस्पति सूख गई थी। जो पेड़ कभी कभार दिख जाते थे वे सब टूटकर जमीन पर गिरे पड़े थे। हवा भारी सूनेपन और एकांत से भरी हुई थी। यूचे, यहाँ क्या हम पहले से ही गहन आकाश महाद्वीप में हैं? नंबर 7 अंडर हेवन ने चारों ओर देखा, लेकिन क्षेत्र में कोई नहीं था। वहाँ गहरे जानवरों का कोई निशान भी नजर नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे हम बहुत उजाड़ जगह पर आ गए हैं। जियो यून भी आसपास का जायजा ले रहा था। तत्वों का घनत्व बहुत कमजोर है, इसलिए यहाँ गहन ऊर्जा का स्तर बहुत कम होना चाहिए। नंबर 1 अंडर हेवन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, भाई यू, क्या ये वही ब्लू विंड नेशन है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह ... ये होना चाहिए। यूचे की भौहें हल्की सी बुनी हुई थी। उसने आसपास देखा, नंबर 1 अंडर हेवन और नंबर 7 अंडर हेवन की ओर देखा और कहा, मुझे भी यकीन नहीं है कि यह ब्लू विंड नेशन में कहाँ है। लेकिन स्वर्ग के नीचे भाई, 7वीं बहन, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आप अपने योगिनी कान और पंख छिपा सकते हैं? भले ही प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के पास एल्वेन कबीले के रिकॉर्ड हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे हजारों वर्षों से अधिक समय से प्रकट नहीं हुए हैं। नंबर 1 अंडर हेवन ने तुरंत यूचे को समझा, सिर हिलाया और कहा, कोई समस्या नहीं है। उसने अपनी गहन ऊर्जा प्रसारित की। उसके पारदर्शी नाजुक पंख तुरंत मुड़े और उसके कपड़ों के बीच छिप गए। उसके नुकीले लंबे कान हरे रंग की रोशनी से ढके हुए थे। जब हरी रोशनी गायब हो गई तो वे सामान्य मानव कानों की तरह हो गए। यह कोई सच्चा परिवर्तन नहीं था, लेकिन ये गहन ऊर्जा के तहत एक आवरण था। उसकी तुलना में अधिक गहरी ऊर्जा के बिना और किसी के दिमाग को ध्यान में रखते हुए बारीकी से निरीक्षण किए बिना आमतौर पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। नंबर 7 अंडर हेवन ने भी अपने नाजुक पंखों और कानों को ढकने के लिए इसी विधि का उपयोग किया। बड़े भाई, आपकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर लगती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? जियो यून ने पूछताछ के अंदाज में पूछा। हाल ही में यूनचे को जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था वह थी प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में वापसी।
जब वे गहरे जहाज में थे तो वही ऊंचे से आने वाली रोमांचक भावना को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। अब जब वे गहरे आकाश महाद्वीप की भूमि पर थे तो उसे इतना उत्साहित होना चाहिए था कि वह खुशी से झूम उठे, लेकिन अब उसकी भौहें कसकर बंद थी और उसके चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। यूचे ने आगे देखा, उसकी भौहें हिल गईं और कहा, कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है, मुझे ऊपर जाकर हमारे स्थान की पुष्टि करने दीजिए। जब उसकी बात खत्म हो गई तो यूचे ताकत के साथ हवा में उछल पड़ा। इससे पहले कि उसका शरीर बादलों की परत को छूता, पश्चिम में दूर उसकी दृष्टि रेखा में एक बड़े पैमाने का शहर दिखाई दिया। वह हवा में रुक गया, उस शहर की आकृति को देखा और उसके दिमाग में एक नाम उभर आया। वह है न्यू मून सिटी। भले ही न्यू मून सिटी एक बड़ा शहर नहीं था, ये ब्लू विंड नेशन के मुख्य शहरों में से एक था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि इसका स्थान बिल्कुल सही था। ब्लू विंड नेशन के डोमेन का मध्य क्षेत्र ये ब्लू विंड नेशन का केंद्र था। प्रतिदिन आगंतुकों का प्रवाह बहुत बड़ा और अत्यंत जीवंत था। अभी सुबह का समय था जब न्यू मून सिटी में रुके बड़ी संख्या में लोगों के जाने की उम्मीद थी। यूचे के स्थान से, चाहे वह शहर का पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर हो, ये सब लोगों की छाया से भरा होना चाहिए था, लेकिन उस पर नजर डालने पर उसे वहां किसी का कोई निशान नजर नहीं आया। अभी ब्लू विंड नेशन का केंद्रीय शहर यूचे को एक बेजान एहसास दे रहा था, और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह धुंधली धुंध में ढका हुआ है। न्यू मून सिटी के स्थान के आधार पर यूचे को अचानक याद आया कि उसके पैर के नीचे की जगह कहाँ थी। सबसे पहले जब वह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से न्यू मून सिटी के लिए निकले थे तो रास्ते में खेती करते हुए वह इस जगह से गुजरे थे और रात भर यहीं रुके थे, लेकिन उनकी याद में ये जगह हरी घास और पेड़ों से ढकी हुई मानी जाती थी, जीवन से भरपूर और बहुत सारे निम्न स्तरीय गहरे जानवरों द्वारा बसा हुआ। लेकिन अब यह अनुपयोगी और गंदा था, मानो इसे आग की लिपटों के समुद्र में जला दिया गया हो और फिर हजारों हजारों सैनिकों और घोड़ों द्वारा रौंद दिया गया हो। क्या हुआ? न्यू मून सिटी का वास्तव में क्या हुआ? यूचे के दिल की गहराई से एक मजबूत बेचैनी की भावना उभरी। वह तेजी से नीचे उतरा, अपनी भौहें नीचे झुका ली और कहा, चलो चलें, आइए हम जल्दी से न्यू मून सिटी चलें। यहाँ स्थिति ठीक नहीं लग रही है। आह, न्यू मून सिटी। जियो यून बस पूछने ही वाला था कि नंबर 7 अंडर हेवन ने उसे खींच लिया और कहा, अब ज्यादा मत पूछो, पहले जल्दी करो। उन सभी ने यूचे की असामान्य अभिव्यक्ति देखी, यहाँ तक कि जब वह अकेले ही ड्यूक हुआई पैलेस की सेना का सामना कर रहा था तब भी वह उच्च आत्माओं में था और जोर से हंस रहा था। लेकिन यूचे की अभिव्यक्ति अब इतनी गहरी थी कि यह डरावना था। एक बार जब यूचे ने बोलना समाप्त कर लिया तो वह तेजी से पश्चिम की ओर चला गया और वे तीनों तुरंत उसके पीछे चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की भूमि को बड़े पैमाने पर विनाश का सामना करना पड़ा है और यहाँ का माहौल उजाड़ सा लग रहा है। नंबर 1 अंडर हेवन ने शांति से कहा, भाई यून, क्या न्यू मून सिटी जिसका आपने पहले उल्लेख किया था वह आपका जन्म स्थान है? नहीं, यूचे ने अपनी भौहों को कसकर बंद कर लिया था और उसकी उड़ान की गति तेज होती जा रही थी। न्यू मून सिटी में मैंने जो समय बिताया वह लंबा नहीं था, लेकिन यही वह जगह थी जिसने मेरी किस्मत बदल दी। शाही शहर के अलावा ये ब्लू विंड नेशन के सबसे जीवंत शहरों में से एक है, लेकिन अब इससे मिलने वाला एहसास बेजान हो गया है। जिस स्थान पर हम अभी हैं वह निश्चित रूप से पहले ऐसा नहीं था। वास्तव में यहाँ क्या हुआ था? यूचे ने अपने दांत हल्के से पीस लिए और ऐसा अनुमान न लगाने की कोशिश की जो और अधिक डरावना हो गया। इसी समय उसे अचानक अपने सामने कुछ मील दूर से एक कमजोर गहन ऊर्जा की लहर महसूस हुई। उसकी आंखें झपकी, उसकी गति कम हो गई और गहन ऊर्जा की लहर के स्थान की ओर उड़ गया। उसकी दृष्टि की रेखा में कुछ विशाल चट्टानें दिखाई दी जो मनुष्य जितनी ऊंची थी। टूटी हुई चट्टानों के पीछे विभिन्न स्तरों की शक्ति के साथ गहन ऊर्जा के 17 आभामंडल थे। सबसे मजबूत आभा आत्मा के गहरे दायरे के 7वें स्तर पर थी और सबसे कमजोर आभा ने अभी अभी सच्चे गहरे दायरे में प्रवेश किया था। वे विशाल चट्टानों के पीछे छिप गए और अपनी आभा को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसे यूचे की आध्यात्मिक समझ से कैसे छिपा सकते थे। यूचे धीमा हो गया और विशाल चट्टान के पास पहुंच गया। जब वह लगभग 10 कदम दूर था, भूरे सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति अचानक विशाल चट्टान के पीछे से निकला। उसकी गहन ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और एक चमकदार लंबी तलवार लिए यूचे की ओर बढ़ी और घृणा से भरे स्वर में चिल्लाई, डिवाइन फीनिक्स के गद्दार कुत्ते, अपनी मौत को प्राप्त करो। जो व्यक्ति सबसे पहले बाहर निकला वह इन 17 लोगों में सबसे ताकतवर था, लेकिन उनकी गहन ऊर्जा केवल आत्मा के गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी। वह यूचे के लिए खतरा कैसे हो सकता है?
यूचे नहीं हिला और उस पर हमला करने वाले व्यक्ति की ओर अपनी हथेली लहराई। लेकिन यही वह क्षण था जब उसने उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने अपने द्वारा छोड़ी गई गहन ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की बहुत कोशिश की और साथ ही उन्होंने स्वर्ग के नीचे नंबर 1 को रोकने के लिए अपनी दूसरी बांह बढ़ा दी, जिसने उन पर हमला किया था। हमला मत करो। भले ही युनचे की हथेली केवल आकस्मिक तरीके से बाहर निकली थी और उसने अपनी गहन ऊर्जा का 90% से अधिक कम कर दिया था, उसकी गहन ऊर्जा अब बहुत अधिक हो गई थी। एक ऐसा हमला जो उसके लिए बताने लायक भी नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा हमला नहीं था जिसे दूसरी तरफ का व्यक्ति सहन कर सके। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार तुरंत टूट गई और उसके हाथ से गिर गई और उसका पूरा शरीर पलट गया और उसके पीछे एक विशाल चट्टान से टकरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बिना हिले डुले फर्श पर बैठ गया और उसका शरीर दर्द से जोर जोर से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और नफरत बिल्कुल कम नहीं हुई। प्रशिक्षक सिकोन। जो लोग विशाल चट्टान के पीछे थे और हमला करने के मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सभी घबरा गए, उस व्यक्ति के पास इकट्ठा हो गए और उत्सुकता से उसकी चोटों की जांच की। यूचे कुछ कदम आगे चला। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जो उसके हमले से जमीन पर गिरा था, वरिष्ठ भाई सिकोन। उसके सामने वाला व्यक्ति उसकी स्मृति से बहुत अलग था। उसके चमकदार लंबे बाल गायब हो गए थे, उनकी जगह बिखरे हुए छोटे बाल आ गए थे। उस पर पहना हुआ लबादा बिल्कुल भी शानदार नहीं था, लेकिन वह घिसा हुआ था, क्षतिग्रस्त था और उस पर हल्के और गहरे खून के धब्बे थे। उसकी याददाश्त में चेहरा जैद की तरह चमकीला और साफ था, लेकिन अब ये कई घावों से ढका हुआ था जिन्हें देखना मुश्किल था। यहाँ तक कि एक निशान ऐसा भी था जो लगभग उसकी आंख पर लग गया था। उसकी आंखों के भाव बहुत बदल गए थे। उसमें कोई सौम्यता नहीं थी, केवल एक हताश भेड़िए की विभत्स दृष्टि थी। लेकिन उसका स्वरूप, जाहिर तौर पर वह व्यक्ति था जिसने ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में पहली बार प्रवेश करने पर उसकी मदद की थी और उसे बहुत मार्गदर्शन दिया था, सिकोन डू। जब उसने सीनियर ब्रदर सिकोन चिल्लाया, तो उस व्यक्ति ने भी उसकी ओर देखा। उस पल में उसका शरीर अकड़ गया। वह लंबे समय तक दूर नहीं देख सका और उसकी पुतलियां भी तीव्रता से बढ़ गईं। यूचे नाम ने उसके आसपास के सभी लोगों को स्तब्ध चेहरे से यूचे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। वरिष्ठ भाई सिकोन ने अभी उसे बुलाया। यूचे, कौन सा यूचे? वह प्रोफाउंड पैलेस की पेंटिंग में यूचे जैसा दिखता है। नहीं, वे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। असंभव। यूचे की मृत्यु 3 साल पहले ही हो चुकी है। ये वह कैसे हो सकता है? इसके अलावा उसने पहना हुआ है। ओह, ऐसा लग रहा था फीनिक्स नहीं है। एक युवक ने यूचे की छाती पर सिले हुए गोल्डन क्रो पैटर्न को देखा और बुदबुदाया। यूचे ने अभी दानव सम्राट के कबीले में प्रवेश किया था और उसकी नई शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, इसलिए उसके कपड़े ज्यादातर गोल्डन क्रो और आग की लिपटों के पैटर्न के साथ मुद्रित होते थे। इन लोगों द्वारा उन पर घात लगाए जाने का कारण ये था कि दूर से उन्होंने यूचे के कपड़ों पर गोल्डन क्रो और सुनहरी लिपटों को स्पष्ट रूप से देखा और सोचा कि यह फीनिक्स और फीनिक्स की लिपटों का पैटर्न था। यूचे तेजी से सिकोन डू के सामने चला गया और उत्सुकता से कहा, वरिष्ठ भाई सिकोन, यह मैं हूँ। आप सभी ने सोचा होगा कि मैं 3 साल पहले मर गया था, लेकिन मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। उस समय ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में आप ही थे जो मुझे स्काई वेपन पवेलियन में ले गए और मुझे मेरे सम्राट प्रोफाउंड भारी तलवार उठाते हुए देखा। आप ही वह व्यक्ति थे जो मुझे सुप्रीम प्रोफाउंड हॉल और इनर पैलेस में ले गए। उस समय जब मैं बनिंग हेवन कबीले में जाना चाहता था, तो आप ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे उसके स्थान तक निर्देशित किया था। यूचे के शब्दों ने सिकोन डू की आंखों में भाव तीव्रता से उतार दिए। उसने अचानक यूचे की बाहें पकड़ ली और उसका पूरा शरीर उत्तेजना में कांप रहा था। यूचे, ये वास्तव में तुम हो। तुमने नहीं किया मरो। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम नहीं मरे। हाँ, मैं नहीं मरा। यूचे ने जोर से सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई सिकोन, वास्तव में क्या हुआ? न्यू मून सिटी का क्या हुआ? क्या आप न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के प्रशिक्षक नहीं थे? आप ऐसे कैसे बने? क्या हुआ? जल्दी बताओ। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 648 देश के विनाश की आपदा। अध्याय 648 किसी देश के विनाश की आपदा। न्यू मून सिटी, धीरे से उस शहर का नाम बुदबुदाते हुए जहां वह पैदा हुआ और बड़ा हुआ, वह नाम जिससे उसे सबसे अधिक परिचित होना चाहिए था। सिकोन डू की आवाज इसके बजाय दुख और निराशा की भावना से भरी हुई थी। अब कहीं भी न्यू मून सिटी नहीं है। न्यू मून सिटी बहुत समय पहले नष्ट हो गई थी। संपूर्ण ब्लू विंड नेशन भी जल्द ही नष्ट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे की सांसें अचानक तेज हो गईं और उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया।
उसने सिकोंडू के कंधे को पकड़ते हुए घुटने टेक दिए और पूछा, वास्तव में क्या हुआ? जबकि मैं 3 साल के लिए चला गया था। ब्लू विंड नेशन में वास्तव में क्या हुआ था? ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य था। सिकोंडू के दाहिनी ओर खड़े युवक ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, 3 साल पहले दिव्य फीनिक्स साम्राज्य अचानक अपनी सेनाओं को हमारी सीमाओं पर ले आया और एक ही रात में दक्षिणी स्काई सिटी को तोड़ने में सफल रहा, पूरे दक्षिणी पर विजय प्राप्त की। 2 सप्ताह से भी कम समय में स्काई रीजन। उन्होंने युद्ध की घोषणा नहीं की, कोई चेतावनी नहीं थी, न ही कोई स्पष्टीकरण था। हमारे द्वारा भेजे गए किसी भी दूत को तुरंत मार दिया जाएगा। इसके बाद दिव्य फीनिक्स सेना ने उनकी संख्या असीमित रूप से बढ़ा दी, लाखों तक। उन्होंने पागल कुत्तों के झुंड की तरह हमारे ब्लू विंड नेशन पर आक्रमण किया। न्यू मून सिटी गिर गई 1 वर्ष पहले ही उनके हमले पर। क्या? युनचे ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और उसने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बड़ी ताकत से अपना सिर हिलाया। फिर उसने भारी आवाज में पूछा, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने अचानक आक्रमण क्यों किया? 3 साल पहले जब मैंने छोड़ा था तो यह मूलतः सही था। दिव्य फीनिक्स इंपीरियल परिवार को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि प्रिमोडियल प्रोफाउंड आग की घटना मेरे द्वारा राजकुमारी स्नो को उनके दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से बचाने से संबंधित थी। प्रिंसेस स्नो न केवल दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की राजकुमारी है, वह एक अस्तित्व भी है जो अन्य सभी से ऊपर है, और मैं ब्लू विंड नेशन की राजकुमार पत्नी हूँ। केवल इसी पर आधारित, भले ही वे इसके प्रति आभारी न हो, मेरे ब्लू विंड इंपीरियल परिवार ने मुझे धन्यवाद नहीं दिया या एहसान नहीं लौटाया। आक्रमण करने का उनका आधार क्या है? सिकोंडू मनहूसियत से हंसा। आपकी घटना के तुरंत बाद सभी को पता चला कि आप दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की राजकुमारी स्नो को बचाने के लिए प्राइमोडियल प्रोफाउंड आग में नष्ट हो गए। जिस किसी में भी थोड़ा सा भी विवेक है, उसे याद रखना चाहिए कि आपने उनके साथ कितनी दयालुता की है। लेकिन दिव्य फीनिक्स साम्राज्य, उनमें बुनियादी मानवीय शालीनता का जरा भी अभाव नहीं है। आभारी? क्या मजाक! उन्होंने न केवल ब्लू विंड नेशन के क्षेत्र पर आक्रमण किया है, उन्होंने हमारी भूमि और महलों को भी नष्ट कर दिया है और हमारे निवासियों का नरसंहार किया है। वे सिर्फ पागल कुत्तों का एक झुंड, राक्षसों का एक समूह है। सिकोंडू की आवाज में दुख और बदले की भावना से भरे गुस्से को सुनने मात्र से ये किसी के भी दिल में गहराई से उतर जाता था, और उसके आसपास के सभी 16 युवाओं ने अपने दांत पीसते हुए अपनी आंखों में गुस्से की ज्वाला दिखाई। यूचे शांत रहे और ठंडे स्वर में कहा, गहरे आकाश महाद्वीप पर युद्ध हमेशा नियमित नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना लड़े गए हैं। ये बुनियादी मानवता है। अगर और कुछ नहीं तो डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप पर सबसे बड़ा देश है, और उन्हें फीनिक्स की शक्ति विरासत में मिली है। वे ऐसा क्यों करेंगे? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। सिकोंडू को ऐसा लग रहा था जैसे वह चिल्ला रहा हो, और उसने कांपते हुए उसके सामने इशारा किया। यूचे, देख लो, खुद ही देख लो। ये जगह, इसमें 100 लोग हुआ करते थे न्यू मून के वानिकी और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के किलोमीटर, और हम यहाँ लोगों की दक्षता के स्तर का आकलन करते थे। लेकिन अब यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। हमारी रक्षात्मक रेखाओं को तेजी से तोड़ने के लिए उन्होंने फीनिक्स की लपटों का इस्तेमाल करके अमावस्या के पूरे 100 किलोमीटर के जंगल को जला दिया, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। यूचे, इसके अलावा हमारा न्यू मून सिटी, सिकोंडू ने पश्चिम की ओर इशारा किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शहर के फाटकों को तोड़ दिया और शहर में घुस गए। न्यू मून सिटी पर जल्दी से कब्जा करने के लिए उन्होंने यहाँ तक कि शहर को जलाना, और यह उनकी दिव्य फीनिक्स साम्राज्य फीनिक्स लपटें थी। न्यू मून सिटी का 40% हिस्सा जलकर राख हो गया। 40%। न्यू मून सिटी के कम से कम 10 लाख निवासी फीनिक्स की आग में जलकर मर गए। और भी अनगिनत नागरिक थे जो अपनी तलवारों से मारे गए। जिसने भी विरोध किया उसे मार दिया गया, जिसने भी आत्मसमर्पण नहीं किया उसे मार दिया गया, गहन ऊर्जा वाले किसी भी व्यक्ति को मार दिया गया। केवल 3 वर्षों में कई दसियों लाख लोग मारे गए। हमारे ब्लू विंड नेशन को उन दिव्य फीनिक्स कुत्तों ने मार डाला है। कई करोड़। सिकोंडू की आवाज में विनाश की तीव्रता बढ़ती जा रही थी, और प्रत्येक शब्द में किसी की आत्मा को छलनी करने के लिए पर्याप्त घृणा थी। उसकी व्यथा और चीख पुकार से उसके आसपास के 16 युवाओं के गालों पर बहुत पहले से ही आंसू बहने लगे थे। उनके बाईं ओर एक युवा ने धीरे से कहा, हम सभी न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के शिष्य थे, लेकिन अब न्यू मून सिटी नष्ट हो गया है और न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस भी चला गया है। प्रशिक्षक सिकोंड के पिता, हमें भागने के लिए समय देने के लिए। प्रशिक्षक सिकोंड हान ने व्यक्तिगत रूप से अभी हम उनके अवशेष भी नहीं ढूंढ पाए हैं। अब हम में से किसी का भी परिवार या रिश्तेदार नहीं है। जीवन में हमारा एकमात्र लक्ष्य प्रशिक्षक सिकोंड का अनुसरण करना और सभी दिव्य फीनिक्स कुत्तों को मारना है।
बोलने वाला युवक केवल 17 या 18 साल का लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ इच्छा शक्ति और नफरत थी जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं लगती थी। दिव्य फीनिक्स सेना बहुत मजबूत है और हमारी खेती बहुत कमजोर है। हमारे पास उनसे सीधे लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हम केवल न्यू मून सिटी के चारों ओर घूम सकते हैं और दिव्य फीनिक्स सैनिकों पर घात लगा सकते हैं जो अकेले होते हैं। एक को मारना भी ठीक है, हम उनमें से जितना संभव हो उतने को मारना चाहते हैं। हमारे और हमारे बीच काफी दूरी थी। आप पर स्पष्ट रूप से एक सुनहरी लौ का प्रतीक देखा, इसलिए हमने सोचा कि आप दिव्य फीनिक्स सेना से हैं और हम पर हमला कर दिया। यूचे ने धीरे धीरे सिकोंडू को छोड़ दिया और महसूस किया कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। उसने सिकोंडू के आसपास के लोगों पर नजर डाली। उनमें से सबसे उम्रदराज शायद 20 से अधिक का नहीं था और सबसे छोटा लगभग 16 साल का था। उनके कपड़े मरम्मत से परे फटे हुए थे, खून के धब्बों से भरे हुए थे और उनके शरीर पर खून के धब्बों से भी अधिक चोटें थीं। एक व्यक्ति तो इस हद तक घायल हो गया कि उसके शरीर का 1/3 हिस्सा खून से लथपथ पट्टियों से ढका हुआ था। मायावी दानव क्षेत्र में अपने समय के दौरान, भले ही वह जल्द से जल्द घर लौटना चाहता था, अपने अवचेतन में वह वास्तव में उन लोगों की सुरक्षा के बारे में उतना चिंतित नहीं था जिनकी वह परवाह करता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि रॉयल्टी ब्लू विंड नेशन में उनकी रक्षा करेगी और अगर कोई घटना वास्तव में घटित होती है तो वह फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का शिष्य भी होता है, इसलिए फ्रोजन क्लाउड असगार्ड निश्चित रूप से उनकी रक्षा करेगा। ज़ेया क्विंग्यू एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को नजरअंदाज नहीं करेंगे। जिस दैवीय फीनिक्स संप्रदाय ने उनसे नाराजगी जताई थी, उन्हें प्रतिशोध की इच्छा किए बिना राजकुमारी स्नो को बचाने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने के बाद ही कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए थी। जहां तक ये जिंगहान की बात है जिसे उसने इतना क्रोधित किया था, ये जिंगहान किसी भी चीज से ज्यादा उसे मरवाना चाहता था। यूचे के मरने के बाद ये जिंगान के पास अन्य लोगों पर अपना गुस्सा निकालने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कब वापस आएगा। ब्लू विंड नेशन इतने लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद खुशी से भर गया। उसने जो देखा वह एक आर्मागेडन जैसा था, एक जला हुआ शहर, विनाश, नरसंहार। लाखों ब्लू विंड नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं। हर शब्द, हर संख्या ऐसा था जैसे वे नरक के खूनी तालाबों में भिगोए गए हों, एक चमकदार लाल रंग के साथ छटपटा रहे हों। बस क्यों? क्या दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने ऐसा किया? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, यहाँ तक कि जब ड्यूक मिंग द्वारा उसे गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में गंभीर संकट में धकेल दिया गया था, तब भी उसकी भावनाएं इतनी अराजक नहीं थी। उन्होंने कई गहरी सांसें लीं और यथासंभव शांत स्वर में कहा, वरिष्ठ भाई सिकोन, ब्लू विंड नेशन में वर्तमान स्थिति क्या है? क्या ब्लू विंड इंपीरियल सिटी ठीक है? सिकोंडू ने जोर से खांसा, फिर दर्द भरी आवाज में कहा, उन पागल दिव्य फीनिक्स कुत्तों का आक्रमण इतना डरावना था कि उन्होंने इतनी बड़ी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया और कम से कम राशि में हमारे ब्लू विंड नेशन को जीतने के लिए किसी भी रणनीति पर उतर आए। संभव समय की, यदि हमारी साम्राज्य ने निर्णय के प्रति इतनी बुद्धिमान होते हुए हमें कई गुना छोटी ताकत के साथ उनके संख्यात्मक लाभ के खिलाफ बचाव करने की अनुमति देने के लिए रक्षा की 7 सरल पंक्तियां नहीं रखी होती, तो ब्लू विंड नेशन पहले से ही ऐसा कर सकता था। महारानी, महारानी से आपका क्या तात्पर्य है? यूचे अचानक अंदर तक हिल गया और उसकी पुतलियां एक पल के लिए फैल गईं। उसने सिकोंडू का कॉलर पकड़ लिया और गुर्राया, मेरे शाही पिता सम्राट कहाँ हैं? यह महारानी क्यों है? दिवंगत सम्राट। सिकोंडू फूट फूट कर हंसा। उन दिव्य फीनिक्स कुत्तों के आक्रमण के ठीक 2 महीने बाद दिवंगत सम्राट की हत्या कर दी गई थी। %। यूचे के हाथों ने लापरवाही से सिकोंडू को छोड़ दिया और उसका शरीर हिलने से उसकी आंखें खाली हो गईं और वह पीछे की ओर गिर गया। बड़े भाई जियो यून और नंबर 7 अंडर हेवन जल्दी से उसकी सहायता के लिए दौड़े और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यूचे का पूरा शरीर कितना बर्फीला ठंडा था। वे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के बारे में बहुत कम जानते थे और निश्चित रूप से उनके मन में इसके प्रति कोई भावना नहीं थी, लेकिन केवल सिकोंडू का वर्णन ही उन्हें गहरा झटका देने के लिए पर्याप्त था। और उनके लिए यूचे हमेशा सबसे विश्वसनीय था, इस हद तक कि वह असंभव को प्राप्त करने में सक्षम प्रतीत होता था। भले ही आसमान टूट रहा हो, उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदलेगी। ये स्पष्ट था कि इन चीजों ने उसे बहुत प्रभावित किया है। मैं ठीक हूँ। यूचे ने धीरे से खुद को जियो यू और नंबर 7 अंडर हेवन से मुक्त किया, अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और गहरी सांसें ली। हालांकि उसकी कसकर बंद मुट्ठियां बिना रुके अनियंत्रित रूप से हिलती रहीं। महारानी कैंग यू वास्तव में अद्भुत है।
सिकोंडू के दाहिनी ओर का युवा अपनी आंखों में गहरी लालसा और सम्मान के साथ बोलने से खुद को नहीं रोक सका। जब दिवंगत सम्राट की हत्या हुई थी तो कोई भी बेकार राजकुमार एक मरते हुए राज्य का शासक नहीं बनना चाहता था। वे सभी मारे जाने से भी डरते थे, इसलिए उनमें से किसी ने भी सिंहासन हासिल करने की हिम्मत नहीं की। ये हमारी महारानी कैंगयू ही हैं जिन्होंने इन भारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लिया। सबसे पहले हमने सोचा कि अगर कोई राजकुमारी हमारी शासक बन गई तो ब्लू विंड नेशन और भी जल्दी नष्ट हो जाएगा। लेकिन महारानी कैंगयू पिछले सम्राट से भी अधिक अद्भुत हैं। भले ही वह शाही महल में रहती है, वह ब्लू विंड नेशन को अपने हाथ की हथेली की तरह जानती है। हमेशा अपने लाभ के लिए भूमि के आकार का उपयोग करने और रक्षा की सबसे उत्तम रेखाओं को पूरा करने में सक्षम है। और वह इतनी अनिर्णायक नहीं है अधिकांश महिलाओं की तरह। वह निर्णायक रूप से चीजों को छोड़ देगी और रक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। विशेष रूप से 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज की लड़ाई में महारानी कैंगयू ने बहुत पहले ही धूप आकर्षित करने वाले जानवरों की एक बड़ी मात्रा तैयार कर ली थी और वह अनगिनत संख्या में गहनों का कारण बनने में कामयाब रही। जानवर उन दिव्य फीनिक्स कुत्तों पर हमला करने के लिए वे पीछे फंस गए थे। कई महीनों तक रक्षा की वह पंक्ति उद्धरण चिन्ह ... यू एयर। जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, युनचे धीरे से अपनी सांसों में बड़बड़ाने लगा। कैंगयू से मिलने से पहले वह पहले ही कई महलों और बड़े शहरों में जा चुकी थी। न्यू मून सिटी में उनसे मिलने से पहले वह व्यक्तिगत रूप से ब्लू विंड नेशन के अधिकांश क्षेत्रों में गई थी, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि वह जमीन के बारे में अच्छी तरह समझती और उसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग करना है। जहां तक 10,000 बीस्ट पर्वत श्रृंखला की बात है, यहीं पर उन्हें एक साथ पहली बार कष्ट का सामना करना पड़ा था। यहीं पर उन्होंने एक दूसरे के सामने अपराध स्वीकार किया था। वहां अनगिनत गहरे जानवर थे और उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक डाकू समूह का भी सामना करना पड़ा। और वह डाकू समूह केवल धूप को आकर्षित करने वाले एक अद्वितीय जानवर की सहायता के कारण 10,000 जानवर पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में प्रवेश करने में सक्षम था। उसे यहीं से प्रेरणा मिली होगी और उसने फिर से इसके बारे में सोचा होगा। ये बस इतना ही है। माइक यूए, आप वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के हिंसक आक्रमण के खिलाफ बचाव का बोझ उठाने के लिए अपने कमजोर और नाजुक शरीर का उपयोग कर रहे हैं। आपने पूरे ब्लू विंड नेशन का भार उठाया है अपने आप को पूरे 3 साल तक। इन 3 सालों में तुमने कितनी कड़वाहट सहनी, कितनी थकान झेली, कितना दिल टूटा, कितने आंसू रोए। यूचे को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल तलवार से छेदा जा रहा हो। फिर उसने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में पूछा, मेरे शाही पिता, उनकी हत्या कैसे हुई? हेवनली स्वॉर्ड विला के बारे में क्या? दैवीय फीनिक्स साम्राज्य द्वारा हम पर इस तरह से आक्रमण करने के साथ पूर्वजों से ली गई उनकी शपथ के अनुसार, भले ही हेवनली स्वॉर्ड विला हमारी सहायता के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग नहीं करता है, कम से कम उन्हें मेरे शाही पिता के जीवन की रक्षा करनी चाहिए थी। आखिरकार उनके पास ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र है जो उनका समर्थन कर रहा है। यदि वे उनके पक्ष में होते तो दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के हत्यारे मेरे शाही पिता से उनका जीवन नहीं लूट पाते। स्वर्गीय तलवार विला, सिकोंडू ने फीकी मुस्कान के साथ घृणा से उपहास किया। यह एक ऐसी जगह हुआ करती थी जिसे मैं बहुत आदर से देखता था, लेकिन इस बार दैवीय फीनिक्स आक्रमण के साथ, जबकि वे हमारी धरती को रौंद रहे थे और स्वर्ग और मानवता दोनों के खिलाफ कथनीय अपराध कर रहे थे, जब देश लगभग खत्म होने वाला था नष्ट हो जाने के बाद, न केवल हेवनली स्वॉर्ड विला ने उनके खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए ब्लू विंड नेशन में नेतृत्व का कार्यभार नहीं संभाला, बल्कि उन्होंने खुद को अपने विला में बंद कर लिया है और जो कुछ भी हो रहा है उसे अनदेखा कर रहे हैं। यह अफवाह है कि शाही घराने ने हेवनली स्वॉर्ड विला से कुल 9 बार सुदृढ़ीकरण का अनुरोध किया है, लेकिन हेवनली स्वॉर्ड विला ने हर बार उन्हें नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि आज तक। ये सच है, हेवनली स्वॉर्ड विला में वास्तव में शक्ति और प्रसिद्धि है। वे पागल डिवाइन फीनिक्स कुत्ते हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन रेंज के आसपास कहीं नहीं गए हैं। लेकिन क्या वे भूल गए हैं कि वे भी ब्लू विंड नेशन के सदस्य हैं और उनके पैरों के नीचे की धरती ब्लू विंड नेशन की है, और यहाँ तक कि उनके शरीर में खून भी ब्लू विंड नेशन का है। ब्लू विंड नेशन में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व, एक ऐसी उपस्थिति जिसे हर कोई केवल देख सकता है। वे वास्तव में मौत से डरने वाले कायरों का एक समूह निकले, कमजोर लोग जो अपनी शपथ तोड़ते हैं। वे हमारी तुलना में कुछ भी नहीं हैं। यूचे ने अपने दांतों को इतना पीसा कि उसने लगभग सभी दांतों को तोड़ दिया। रॉयल्टी ने अन्य 5 देशों से भी सहायता का अनुरोध किया, लेकिन उनमें से एक ने भी जवाब नहीं दिया। हमें बाद में पता चला कि उन दिव्य फीनिक्स कुत्तों ने हमारे ब्लू विंड नेशन पर आक्रमण करने से पहले अन्य 5 में से प्रत्येक के साथ दीर्घकालिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देश
दाहिने हाथ पर गंभीर चोट वाले एक युवक ने थूकते हुए अपने दांत पीस लिए। अभी ब्लू विंड इंपीरियल सिटी भी लगभग गिरने वाली है। मैं बस आशा करता हूँ कि महारानी कैंग यू सुरक्षित बच सकेंगी। क्या कहा आपने? एक झटके में यूचे तुरंत उस व्यक्ति के सामने दौड़ पड़े। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी गिरने वाली है। यूचे की वर्तमान अभिव्यक्ति इतनी भयावह थी और उसके आत्मनियंत्रण की हानि के साथ इसने उसके सामने वाले युवा को इतना डरा दिया कि वह सांस लेने की हिम्मत किए बिना जल्दी से पीछे हट गया। फिर उन्होंने घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ कहा, हमें आज सुबह खबर मिली। कल लगभग इसी समय दिव्य फीनिक्स सेना के 7 लाख सैनिक शाही शहर और दिव्य फीनिक्स सेना के पास पहुंचे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी सभी पूरी गति से शाही शहर की दिशा में एकत्र हो रहे हैं। पहले ही पूरा एक दिन हो चुका है, इसलिए संभावना है कि शाही शहर पहले से ही ऐसा लगा मानो युनचे के मस्तिष्क में कुछ विस्फोट हो गया हो। उसने जितना हो सके उतनी जोर से अपने दांत भींचे। उसे शांत होना, उसे बिल्कुल शांत होना था। यूचे स्काई पॉइजन पल के पास पहुंचा, 1 दर्जन या इतनी ही हल्के हरे रंग की दवा की गोलियां लाया और उन्हें सिकोंडू के हाथ पर रख दिया। वरिष्ठ भाई सिकोंड, ये दवा हर किसी को एक लेनी है। यह आपकी चोटों को तुरंत ठीक कर सकता है, साथ ही आपकी गहन ऊर्जा को कम से कम एक बड़े दायरे तक बढ़ा सकता है। हरी दवा छोटी थी, लेकिन इसकी सुगंध से ही सिकोंडू और बाकी सभी लोगों को अचानक महसूस हुआ कि उनका शरीर हल्का हो गया है, जैसे कि उनकी आत्माएं तुरंत शुद्ध हो गई हों। यहाँ तक कि खेती में जो रुकावटें थी, उन्हें भी वे दूर नहीं कर पाए थे, वे ढीली होने का प्रमाण देती दिख रही हैं। यदि केवल गंध का इतना प्रभाव होता, तो वे तुरंत सदमे और विस्मय के साथ विश्वास करते कि इस दवा के चमत्कारिक गुण निश्चित रूप से हैं ऐसी किसी भी दवा से आगे निकल गया जो उन्होंने पहले कभी देखी हो। इतना कि यह उनके ज्ञान से भी आगे निकल गया कि दवा क्या कर सकती है। सिकोंडू ने थोड़ी घबराहट में दवा ली और कुछ कहने ही वाला था कि उसे पता चला कि युनचे उससे पहले ही गायब हो चुका था। इतना ही नहीं, केवल हवा का एक तेज झोंका था जो बहुत तेज गति से निकल रहा था। बड़े भाई, चल दर। नंबर 1 अंडर हेवन ने एक साथ चियो यून और नंबर 7 अंडर हेवन को पकड़ लिया और यूचे का पीछा करते हुए उसकी गहन ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। बस एक पल में यूचे 5 किलोमीटर की दूरी तक दौड़ चुका था। जब वह धीमा हुआ तो प्राइमेडियल प्रोफाउंड आग को बुलाया और नंबर 1 अंडर हेवन और अन्य को अपने साथ जहाज में ले गया। फिर उसने ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की अनुमानित दूरी और दिशा की गणना की। कुछ हिंसक स्थानिक विकृतियों के बाद प्राइमेडियल प्रोफाउंड आग ने एक आयामी दीवार को तोड़ दिया और अंतरिक्ष के शून्य में गायब हो गया। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 649 यंग मास्टर ऑफ डिवाइन हॉल। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 649 डिवाइन हॉल के युवा मास्टर। गहन आकाश महाद्वीप की सबसे उत्तरी भूमि पर ये ड्रैगन सप्रेसिंग स्टोन से निर्मित एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। बाईं ओर अर्धचंद्र उत्कीर्ण था, जबकि दाहिनी ओर झुलसता हुआ पुत्र उत्कीर्ण था और वे दोनों सोने के थे जो चकाचौंध कर देने वाली रोशनी छोड़ रहे थे। पत्थर के दरवाजे के सामने 16 लोग खड़े थे, दोनों तरफ 2 पंक्तियों में विभाजित। उन सभी ने अलग अलग चीजें पहनी थी, लेकिन उनकी पीठ और छाती पर एक ही चिलचिलाती धूप और अर्धचंद्र का प्रतीक था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उन पर घूमती गहन ऊर्जा भयावहता से परे थी। यहाँ तक कि सबसे कमजोर व्यक्ति भी तानाशाह गहरे दायरे का था। इसी समय लंबे समय से बंद पत्थर का दरवाजा चुपचाप खुल गया और उसमें से एक लंबी और पतली आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। ये 16 अद्वितीय शक्तियां जो दुनिया को नीची नजर से देख सकती थी, उन्होंने वास्तव में घुटने टेक दिए और अत्यधिक सम्मान के साथ कहा, हम सम्मानपूर्वक एकांत में यंग मास्टर का स्वागत करते हैं। ये जिंगान ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, अपनी बाहें ऊपर उठाई और गर्व की दृष्टि से देखा, जैसे कि वह पहले से ही अद्वितीय शासक था इस दुनिया का। उन्होंने हल्के से कहा, बिल्कुल 6 महीने इसमें और जिस समय की मैंने भविष्यवाणी की थी उसमें लगभग कोई अंतर नहीं है। मेरे एकांतवास उत्थान की रक्षा में सभी ने कड़ी मेहनत की है। 16 लोग खड़े हो गए और जो सबसे दूर था उसने आश्चर्य से भरी अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, यंग मास्टर की गहन ताकत पहले ही टायरेंट प्रोफाउंड रियलम स्तर 8 में टूट चुकी है। ये केवल 6 महीने ही हुए हैं। सचमुच ये हमारे पूरे दिव्य हॉल की खुशी है। यंग मास्टर को बधाई। यंग मास्टर वास्तव में एक प्रतिभाशाली प्रतिभा है। मेरा मानना है कि यदि स्वर्गीय सम्राट को पता होता तो वह बहुत खुश होता। बगल में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने कहा, दिव्य कलाओं के महान समापन के लिए यंग मास्टर को बधाई। यंग मास्टर की स्वाभाविक प्रतिभा और प्रगति के साथ मेरा मानना है कि अगले 20 वर्षों में आप निश्चित रूप से राजाओं के दायरे में कदम रखेंगे। रक्षके ओ, आप गलत हैं।
यंग मास्टर की प्रतिभा के साथ उसे पूरे 20 साल कैसे लगेंगे? अधिक से अधिक 15 वर्षों में वह सम्राट बन जाएगा। 15 साल, ये जिंगान के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। अभी अपने स्तर के साथ अगर वह 15 साल बाद राजाओं के दायरे में कदम रख सके, यहाँ तक कि 4 महान पवित्र मैदानों के भीतर भी, प्रगति अभी भी बहुत तेज होगी। हालांकि अगर उसके पास इंक्यूबेटर के रूप में 9 गहन उत्तम शरीर वाली लड़की हो, तो उसे 15 साल की आवश्यकता कैसे होगी? ज़ेया किंग्युए कहाँ है जो मैं चाहता था? वह कहाँ है? ये झिंगान की निगाहों ने चिलचिलाती गर्मी छोड़ दी। 16 लोग तुरंत चुप हो गए और बिना कुछ बोले एक दूसरे की ओर देखने लगे। शुरुआत में जब उन्होंने अचानक उन्हें ब्लू विंड नेशन के फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में जाकर ज़ेया क्विंग्यू नामक किसी व्यक्ति को लाने का आदेश दिया, तो उन सभी को यह अजीब लगा। फिर भी अब जैसे ही वह एकांत से बाहर आया, उसने सबसे पहली चीज ज़ेया क्विंग्यू के बारे में पूछा। इससे पता चलता है कि वह इस महिला को कितना महत्व देता था, और यह उनकी भविष्यवाणी से कहीं अधिक था। सभी की प्रतिक्रियाओं के कारण ये जिंगान की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई। यह क्या है? यह मामला, क्या आप सभी ने इसे मेरे लिए खराब कर दिया? नहीं नहीं, कृपया नाराज न हो यंग मास्टर, 16 में से सबसे बड़े ने तुरंत कहा। यंग मास्टर के एकांत में चले जाने के 3 दिन बाद यंग मास्टर ने प्रोटेक्टोरेट किंग शिंग और ज़ी को ब्लू विंड नेशन में जाने के लिए नियुक्त किया था। वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। नहीं लौटे। वापस न आने से आपका क्या मतलब है? ये झिंगान की निगाहें और भी गहरी हो गईं। क्या वे दोनों ब्लू विंड नेशन के मात्र जमे हुए बादल असगार्ड तक गिर सकते थे? ऐसा नहीं है, बुजुर्ग ने तुरंत समझाया। ये बूढ़ा नौकर समझता है कि युवा मास्टर ज़ेया क्विंग्यू को बहुत महत्व देता है, इसलिए उन्हें इतने लंबे समय तक वापस न आते देख मैंने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से उनसे संपर्क किया, लेकिन उनका जवाब हमेशा टाल मटोल करता था या अस्पष्ट होता था। हर बार वे कहते थे कि ज़ेया क्विंग्यू को नीचे ले जाना एक बहुत ही सरल काम है, और यंग मास्टर के एकांत से बाहर आने से पहले वे निश्चित रूप से ज़ेया क्विंग्यू को वापस लाएंगे। इस बूढ़े नौकर ने 3 दिन पहले भी इसके बारे में फिर से पूछा था, फिर भी उन्होंने अब भी उसी तरह उत्तर दिया। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि किंग शिंग और ज़ी फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की सुंदरता से मोहित हो गए थे, और इस तथ्य का फायदा उठाया कि यंग मास्टर जीवन के सुखों का आनंद लेने के लिए एकांत में थे, और घर के बारे में भूल गए। अरे, उनमें हिम्मत है। ये जिंगान की आंखें 2 सांप जैसी फांकों में सिमट गईं, लेकिन ये जानने के बाद कि वे ज़ेया क्विंग्यू को वापस नहीं ला सकते, उनका गुस्सा वास्तव में काफी कम हो गया। उन्होंने सन मून डिवाइन हॉल के लिए अद्वितीय साउंड ट्रांसमिशन प्रोफाउंड जेड उठाया और उनके मुंह से एक बर्फीली आवाज निकली, किंग शिंग, ज़ी, आपने वास्तव में इस युवा मास्टर को एक बड़ा आश्चर्य दिया। काफी देर के बाद साउंड ट्रांसमिशन जेड से थोड़ी कांपती आवाज आई, यंग मास्टर, बधाई हो यंग मास्टर, सफलतापूर्वक दिव्य कला का विकास करना और एकांत से बाहर आना। यह अधीनस्थ जानता है कि उसने अच्छा नहीं किया है। यह अधीनस्थ तुरंत ज़ेया क्विंग्यू को दिव्य हॉल में वापस लाएगा। युवा मास्टर, कृपया निश्चिंत रहें। डिवाइन हॉल में वापस। ये जिंगहान ठंडे स्वर में हंसे। आप अभी भी वापस आना चाहते हैं? मैं जो देख रहा हूँ उससे पता चलता है कि आपने मेरे आदेशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और वहाँ बस अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। नहीं नहीं, यंग मास्टर, कृपया इस अधीनस्थ का स्पष्टीकरण सुने। साउंड ट्रांसमिशन जेड की आवाज और अधिक उन्मत्त हो गई। यंग मास्टर की इच्छा के अनुसार यह अधीनस्थ इसे जल्द से जल्द पूरा करेगा और इसमें थोड़ी सी भी देरी नहीं की जाएगी। ये बस है, ये सिर्फ इतना है कि यह फ्रोजन कुड असगार्ड उतना सरल नहीं है जितना इस अधीनस्थ ने सोचा था। हर जगह अजीब हालात हैं। न केवल उनकी समग्र क्षमता कमजोर नहीं है, बल्कि यह इस हद तक शक्तिशाली है कि यह अधीनस्थ उनके रक्षात्मक गठन को तोड़ने में असमर्थ था। जब यह अधीनस्थ अंततः टूट गया, तो वे सभी स्वर्गीय फर्म जेड से बने एक स्थान के भीतर छिप गए। वह स्वर्गीय फर्म जेड मोटी से परे है, और यह अधीनस्थ और अन्य लोग कम समय में इसे तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन हमने बड़ों से मदद मांगने की हिम्मत नहीं की या हमारे पास चेहरा नहीं था। जब हमने सोचा कि यंग मास्टर कम से कम आधे साल तक एकांत में कैसे रहेंगे, तो हमने सोचा कि समय की यह अवधि हमारे लिए स्वर्गीय फर्म जेड को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगी, इसलिए यह अब तक खिंचा हुआ है। तथापि निश्चिंत रहे युवा मास्टर, शायद ये यंग मास्टर के एकांत से बाहर आने का ही परिणाम है कि यह अधीनस्थ और अन्य कई महीनों तक लगातार आक्रमण करने के बाद आज अंततः सफल हो गए हैं। कुछ और घंटों में हम निश्चित रूप से हेवनली फर्म जेड के इस दरवाजे को तोड़ देंगे, इसे नीचे ले जाएंगे और फिर उसे यंग मास्टर के सामने पेश करेंगे। यह अधीनस्थ अपने जीवन की कसम खाता है कि हर वाक्य सत्य है। स्वर्गीय फर्म जेड, ये जिंगहान ने भौहें चढ़ा दी।
बेशक वह जानता है कि हेवनली फर्म जेड का अस्तित्व कितना मजबूत और मूल्यवान था। यहाँ तक कि उनकी सन मून डिवाइन हॉल की क्षमता के साथ भी उनके लिए पूरी तरह से हेवनली फर्म जेड से बना हॉल बनाना लगभग असंभव था। हालांकि यह थोड़ा अविश्वसनीय था, वह निश्चिंत हो सकता था कि किंग शेंग और जेई में उससे झूठ बोलने का साहस नहीं था। ये जिंगहान ने उदास होकर कहा, वह स्वर्गीय फर्म जेड बेहतर होगा जैसा आपने कहा था, आज से पहले अटूट। क्या आप जानते हैं कि ज़ेया क्विंग्यू के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? मेरे लिए वह आपके जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं मुश्किल स्थिति में था और मुझे एकांत में जाने की जरूरत थी। मैं व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए तैयार था। मैं तुम्हें 10 दिन और दूंगा। ज़ेया क्विंग्यू को प्राप्त करने के बाद रात और दिन के माध्यम से यहाँ वापस आएं। अगर मैं 10 दिन बाद भी ज़ेया क्विंग्यू को नहीं देख पाता, तो आपको कभी भी वापस आने की जरूरत नहीं है। हाँ, कृपया चिंता न करें यंग मास्टर। यह अधीनस्थ जानता है कि उसने अपना कार्य अच्छी तरह से पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं लौटने के बाद यंग मास्टर को अपनी इच्छानुसार दंडित करने दूंगा। साउंड ट्रांसमिशन जेड की आवाज स्पष्ट रूप से और भी अधिक कांप रही थी। हम्फ, ये जिंगहान ने ध्वनि ट्रांसमिशन जेड को हटा दिया और ठंडी टिप्पणी की, कचरे का ढेर। कृपया नाराज न हो यंग मास्टर। वे दोनों निश्चित रूप से यंग मास्टर से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। चूंकि उन्होंने ऐसा वादा किया था, मुझे विश्वास है कि 10 दिनों के भीतर वे निश्चित रूप से ज़ेया क्विंग्यू को यंग मास्टर के सामने लाएंगे, बुजुर्ग ने कहा। ये जिंगान ने अपनी आंखें मूंद ली। छोटे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के पास वास्तव में बहुत अधिक स्वर्गीय फर्म जेड है। हे, भले ही उनके पास वास्तव में यह है, उनकी क्षमता के साथ जो कि अधिकांश सम्राट गहन दायरे में है, वे इसे एक पूर्ण हॉल में कैसे तैयार कर सकते हैं? ये वास्तव में दिलचस्प है। जिसके बारे में बोलते हुए ये जिंगान ने बगल की ओर देखा। ब्लू विंड नेशन की स्थिति क्या है? क्या वे दिव्य फीनिक्स की लपटों से नष्ट नहीं हुए हैं? यहाँ तक कि वे अगर अस्थायी रूप से नहीं, ये केवल समय की बात है। यंग मास्टर इतने छोटे राष्ट्र के मामलों के बारे में चिंतित क्यों हैं? क्या ब्लू विंड नेशन एक नगण्य मामला है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइन फीनिक्स नेशन ने ब्लू विंड नेशन पर आक्रमण क्यों किया और इतनी जल्दी में क्यों था। ये जिंगहान ने उदास होकर कहा, ब्लू विंड नेशन न केवल क्षेत्र में छोटा है, बल्कि इसमें संसाधनों की भी कमी है, इसलिए इसे निगलने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी डिवाइन फीनिक्स नेशन को कई मिलियन की सेना का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। भले ही वे ब्लू विंड नेशन को पूरी तरह से नष्ट कर दें और उसके सभी संसाधनों को चुरा लें, ये संभवतः 3 वर्षों के लिए कई मिलियन की उनकी सेना को जुटाने की लागत भी नहीं भर पाएगा। यदि आप कहते हैं कि इसमें और कुछ नहीं था, तो मेरे इस पर विश्वास करने का कोई तरीका नहीं है। डिवाइन फीनिक्स नेशन द्वारा ब्लू विंड नेशन पर आक्रमण करने के कारण के बारे में इन वर्षों में कई अनुमान लगाए गए हैं। ज्यादातर लोग अनुमान लगाते हैं कि ब्लू विंड नेशन के राजकुमार एस्कॉर्ट यूचे ने 3 साल पहले 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में डिवाइन फीनिक्स एम्पायर को पूरी तरह से हरा दिया था, जिससे उन्हें अपना सारा चेहरा खोना पड़ा, जिसके कारण उन्हें गुस्से में बदला लेना पड़ा। उद्धरण चिन्ह, क्या मजाक है? ये जिंगा ने तिरस्कार के साथ कहा। अगर फैंग हेंग कॉन्ग इस स्तर की सहनशीलता के साथ कूड़ा कचरा होता, तो वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर नहीं बन पाता। वे जरूर कोई साजिश रच रहे होंगे। ब्लू विंड नेशन को जल्द खत्म किया जाना चाहिए। इससे पहले कि वे शाही राजधानी पर कब्जा कर लें, आपको उनकी गतिविधियों पर अच्छी नजर रखनी होगी, खासकर अतार्किक रूप से अजीब हरकतों पर। अजीब हरकतों की बात हो रही है, सचमुच कुछ अजीब है। यह अभी भी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने ध्यान से कहा। कई महीने पहले डिवाइन फीनिक्स नेशन की मुख्य सेना ब्लू विंड शाही राजधानी से केवल कई हजार मील दूर थी, लेकिन उन्होंने अचानक ब्लू के दक्षिणी हिस्से में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी पर सीधे कब्जा करने के लिए कई लाख की सेना भेज दी। विंड नेशन फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ब्लू विंड नेशन का सबसे छोटा शहर है, जो एक कस्बे से ज्यादा बड़ा नहीं है। यह अस्वाभाविक है, इसलिए यंग मास्टर को इसके बारे में कभी नहीं सुनना चाहिए था। कई लाख की उस सेना ने तुरंत फ्लोटिंग क्लाउड सिटी पर कब्जा कर लिया, लेकिन किसी को नहीं मारा। सबसे अजीब बात यह थी कि दिव्य फीनिक्स सेना का आधा भी शहर में प्रवेश नहीं कर पाया। इसके बजाय दिव्य फीनिक्स सेना के कई लाख सदस्य शहर के चारों ओर बिखरे हुए हैं, और यह कई महीनों से ऐसा ही है, मानो वे कुछ खोज रहे हों। एमेन, ये जिंगान की आंखें चमक उठी। फिर उन्होंने धीरे से कहने से पहले थोड़ा सोचा। तुरंत दिव्य फीनिक्स सेना में घुसपैठ करने के लिए 10 लोगों को भेजें और पता लगाएं कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। इस समय हेड प्रोटेक्टोरेट की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उन्होंने अपनी स्थानिक रिंग से एक साउंड ट्रांसमिशन जेड निकाला, फिर उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई।
उसे अजीब हरकतें करते देख ये जिंगान ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या ये कुछ महत्वपूर्ण है? यंग मास्टर के जवाब में एब्सोल्यूट मोनार्क सेंक्चुअरी क्षेत्र के जासूस ने सूचना दी कि स्वर्गीय पवित्र प्रोफाउंड आर्क अभी अभी एब्सोल्यूट मोनार्क सेंक्चुअरी से बाहर निकला है। क्या? स्वर्गीय पवित्र गहन संदूक। सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखे। क्या ऐसा हो सकता है संत सम्राट लामबंद हो गए हों? नहीं, प्रमुख रक्षक ने अपना सिर हिलाया। पवित्र सम्राट नहीं, स्वर्गीय पवित्र गहन संदूक पर केवल एक ही व्यक्ति है। ये वो ज़िया युवानबा है। ज़िया युवानबा। हर कोई प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहा था। 3 साल पहले ज़िया युवानबा एक पूरी तरह से विदेशी नाम था, लेकिन ये जिंगान को 3 साल पहले प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क पर अपने अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों के रहस्य के बारे में पता चला, जिससे पूरे सन मून डिवाइन हॉल को झटका लगा। साथ ही ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र और सर्वोच्च महासागर महल के रूप में। तब से ज़िया युवानबा नाम 4 महान पवित्र मैदानों में किसी के लिए अज्ञात था, भले ही वह अभी तक 20 तक नहीं पहुंचा था। यह ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें थी, एक बार नस की शक्ति जागृत हो गई तो वे निश्चित रूप से दुनिया के सम्राट बन जाएंगे। स्वर्गीय पवित्र गहन संदूक हमेशा से संत सम्राट का जहाज रहा है। ये वास्तव में उस ज़िया युवानबा को दिया गया था, एक अंगरक्षक ने चिल्लाकर कहा। स्वर्गीय पवित्र गहरा संदूक मुख्य बिंदु नहीं है। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ध्वनि ट्रांसमिशन जेड को पकड़े हुए हेड प्रोटेक्टोरेट ने गहरी सांस ली। अभी हमारे जासूस ने इस बात पर जोर दिया कि ज़िया युवानबा 3 साल के लिए एकांत में चला गया था और 4 घंटे पहले ही एकांत से बाहर आया था। जब वह बाहर आया तो स्पष्ट रूप से उसके शरीर पर संप्रभु गहन क्षेत्र की गहन ऊर्जा घूम रही थी। क्या? झटके की ध्वनि तरंगों ने पूरे पत्थर हॉल को हिला दिया और ये जिंगान की अभिव्यक्ति भी बहुत बदल गई। चौड़ी आंखों के साथ एक संरक्षक ने कहा, कैसे? ये कैसे संभव है? ज़िया युवानबा की उम्र अभी ये केवल 21 होनी चाहिए। एक 21 वर्षीय सम्राट। वर्तमान गहन आकाश महाद्वीप के बारे में भूल जाओ, यह अतीत में भी कभी हासिल नहीं किया गया है। भले ही उसके पास अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें हों, यह अभी भी असंभव है। अत्याचारी सम्राट की दिव्य शिराएं, 21 वर्ष पुरानी सम्राट। अभी वे हैरान थे क्योंकि संत सम्राट ने ज़िया युवानबा को अपने निजी जहाज पर चढ़ने की अनुमति दी थी, और अब इस आकाश को चकनाचूर कर देने वाली खबर सुनने के बाद उन्हें नहीं लगा कि यह अब अजीब था। एक 21 वर्षीय सम्राट, यह ऐसा व्यक्ति था जिसे 10,000 प्रतिभाशाली प्रतिभाएं भी नहीं समझा सकी। यहाँ तक कि उसे सबसे मजबूत गहन जहाज सौंपने का जिक्र भी नहीं किया गया, भले ही उन्होंने उसे अभ्यारण्य के युवा मास्टर के रूप में ताज पहनाया हो। कोई भी इसे अतिशयोक्ति नहीं समझेगा। हेड प्रोटेक्टोरेट ने ये झिंगान को ध्यान से देखा और कहा, एब्सोल्यूट मोनार्क सेंक्चुअरी भी बहुत हैरान है। हालांकि उनकी चर्चा से ऐसा लगता है ज़िया युवानबा की गहन ऊर्जा में भारी वृद्धि का कारण यंग मास्टर के कारण है। आपका क्या मतलब है? ये झिंगान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। हेड प्रोटेक्टोरेट ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, 3 साल पहले ज़िया युवानबा के एब्सोल्यूट मोनार्क सेंक्चुअरी में लौटने के बाद केवल एक चीज जिसके बारे में वह हर दिन बड़बड़ाता था, वह थी यंग मास्टर को मारने की शपथ लेना। और अत्याचारी सम्राट की दिव्य रगों के जागरण के लिए एक ऐसे हृदय की आवश्यकता होती है जो शक्ति का प्यासा हो। सत्ता की प्यास जितनी तीव्र होगी, जागृति उतनी ही तेज होगी। ज़िया युवानबा 3 साल के लिए यंग मास्टर को मारने की इच्छा से एकांत में चली गई। तो क्या ज़िया युवानबा वास्तव में स्वर्गीय पवित्र गहन जहाज पर एकमात्र व्यक्ति है? क्या आप जानते हैं कि ज़िया युवानबा स्वर्गीय पवित्र गहरा जहाज पर कहाँ जा रहा है? एक संरक्षक दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ से हर कोई उसका मतलब समझ गया। एक 21 वर्षीय सम्राट, अत्याचारी सम्राट की दिव्य रगों को धारण करने वाला और असीमित क्षमता रखने वाला, इसके बारे में सोचना ही भयावह था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसके मन में सन मून डिवाइन हॉल के प्रति गहरी नफरत थी। उसके इतनी तेजी से बढ़ने के लिए ये देखा जा सकता था कि सन मून डिवाइन हॉल के लिए उसके मन में किस तरह की नफरत थी। इस प्रकार के संकट के लिए चाहे कुछ भी हो, उन्हें इसे यथाशीघ्र समाप्त करना होगा। वे उसे आगे बढ़ने नहीं दे सकते थे। उन्हें यकीन है कि केवल ज़िया युवानबा ही है। ज़िया युवानबा ब्लू विंड नेशन से हैं, और यह सुनने के बाद कि आज सुबह ब्लू विंड नेशन का सफाया होने वाला है, वह मौके पर ही क्रोधित हो गए। वह स्वर्गीय पवित्र गहन संदूक की ओर जिस दिशा में जा रहा है, वहीं पर ब्लू विंड नेशन स्थित है। जहाज की अधिकतम गति पर ब्लू नेशन की सीमा तक पहुंचने के लिए उसे केवल 8 से 10 घंटे चाहिए। युवा मास्टर, हम कैसे हैं?
क्या आपको लगता है कि एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के लोग बेवकूफों का एक समूह है? ये झिंगान ने नकारात्मक ढंग से कहा। संत सम्राट के हजारों वर्षों तक कोई पुत्र नहीं था और केवल कुछ ही देवपुत्र हैं। वहाँ था ऐसा कोई नहीं जो स्वर्गीय पवित्र गहन संदूक को छू सके। अब वहाँ एक ज़िया युवानबा है। उसके देवताओं को अभयारण्य के भावी स्वामी के पद पर कैसे मौका मिल सकता है? सभी अंगरक्षकों ने अपना सिर झुका लिया और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। तुरंत मेरे पिता को इसकी सूचना दो। वह ज़िया युवानबा मरना ही चाहिए। हालांकि उनकी पहचान अब अभयारण्य के सामान्य शिष्य की नहीं है। उसे कैसे मरना चाहिए, ये केवल मेरे पिता ही तय कर सकते हैं, ये जिंगहान ने अंधेरे से कहा। हाँ, यह अधीनस्थ अब जाकर स्वर्गीय सम्राट को इसकी सूचना देगा। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 650 ज़ुएर अवेकेन्स। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 650 ज़ुएर अवेकेन्स। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर, फीनिक्स सिटी। डिवाइन फीनिक्स मेन हॉल में फैंग हेंग कोंग अपने हाथों में एक बड़ा चौड़ा नक्शा पकड़े हुए था। मानचित्र में ब्लू विंड नेशन के डोमेन को दर्शाया गया है, लेकिन उस पर कई अग्नि पैटर्न अंकित थे। जिन स्थानों पर अग्नि पैटर्न अंकित था वे क्षेत्र थे जिन्हें उसकी दिव्य फीनिक्स सेना ने जब्त कर लिया था। उसकी नजर मानचित्र के सबसे दाहिनी ओर पड़ी, जहां लिखा था फ्लोटिंग क्लाउड सिटी, और वह बहुत देर तक नहीं हिला। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। बाहर से एक बेहद गूंजती हुई लंबी कॉल आए और इससे फैंग हेंग कॉन्ग का पूरा शरीर कांप उठा। यह कोई सामान्य कॉल नहीं थी, बल्कि यह फीनिक्स की कॉल थी। फीनिक्स कॉल इतनी प्रतिष्ठित और महान थी कि इसने फीनिक्स के शरीर में खून को तुरंत उबाल दिया, और इसकी पूजा करने की इच्छा उसके दिल और आत्मा के भीतर से बढ़ गई। उसी समय वह आकाश में चमकते हुए सुनहरे रंग को स्पष्ट रूप से देख सका। फीनिक्स भगवान का आह्वान। फैंग हेंग कोंग ने तुरंत नक्शा अपने हाथ से गिरा दिया और आश्चर्य से चिल्लाया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि फीनिक्स भगवान का निधन हो गया था, लेकिन ये फीनिक्स का आह्वान निश्चित रूप से फीनिक्स भगवान का था। मनुष्यों, प्राणियों या यहाँ तक कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सबसे मजबूत अभ्यासी के लिए भी इसकी नकल करना असंभव था। फैंग हेंग कोंग तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही वह मुख्य हॉल से बाहर निकलने ही वाला था, उसने फैंग जिमिंग को तेजी से आते देखा। जैसे ही उसने फैंग हेंग कोंग को देखा, वह तेजी से नीचे उतरा और बिना समय सलाम किए उसने उत्साह में कहा, पिताजी, यह ज़ुएर है। ज़ुएर जाग गया है क्या? फैंग हेंग कोंग स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने अत्यधिक उत्साह और खुशी प्रकट की। एक और शब्द कहने का समय न होते हुए वह अक्की लिप्टों में बदल गया और सीधे फीनिक्स डिवाइन हॉल की ओर उड़ गया। फैंग जिमिंग भी उसके तुरंत पीछे चल दिए। 3 साल पहले जब फैंग ज़ुएर प्राइमेडियल प्रोफाउंड आर्क से भाग गई और ये झिंगान के अपराधों को उजागर किया, तो वह आंसुओं में कोमा में चली गई, और तब से वह नहीं उठी है। आज तक वह पूरे 3 साल तक कोमा में रही थी, और उसकी कोमा कोई सामान्य कोमा नहीं लग रही थी। उसके कोमा में चले जाने के बाद लाल रंग की फीनिक्स लॉ स्वचालित रूप से उसके शरीर पर जलने लगी, और आग की लपटों की रोशनी से ढकी हुई उसे फीनिक्स डिवाइन हॉल में टेलीपोर्ट किया गया, जहां फीनिक्स भगवान जीवित थे। और उस दौरान फीनिक्स भगवान की अवशेष आत्मा भी ये झिंगान, प्राचीन ब्लू जी क्यानरो और अन्य को आतंकित करने के बाद पूरी तरह से गायब हो गई। उसके बाद फैंग ज़ुएर तब से कोमा में थी। उसका शरीर फीनिक्स की आग में जल रहा था और वह बिल्कुल भी नहीं बुझी थी। फीनिक्स की लपटें बेहद भयंकर थीं और दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति इसे छू नहीं सका। फैंग हेंग कोंग की शक्तियों के साथ भी वह 15 मीटर के भीतर नहीं पहुंच सका। इन 3 वर्षों के दौरान फैंग हेंग कोंग व्यक्तिगत रूप से फीनिक्स डिवाइन हॉल में ये देखने के लिए जाते थे कि क्या फैंग ज़ुएर जाग गया था, और वह कभी नहीं रुका था। अभी 2 घंटे पहले ही वह वहां गया था, और अब जब उसने सुना कि वह जाग गई है, तो दिव्य फीनिक्स सम्राट इतना उत्साहित हो गया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उनके लिए फैंग ज़ुएर उनके जीवन और संपूर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण था। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय। इन 3 वर्षों के दौरान जब वह कोमा में थी, वह हर दिन अत्यधिक चिड़चिड़ापन में जी रहा था। फैंग हेंग कोंग एक हिंसक तूफान की तरह डिवाइन फीनिक्स हॉल में घुस गया और उसने फैंग ज़ुएर को देखा जो वहीं खड़ा था। फैंग हेंग कोंग ने अपने कदम रोक दिए और अपने पैरों से थोड़ा लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, ज़ुएर, ज़ुएर, तुम जाग रहे हो, आखिरकार तुम जाग गए हो, ज़ुएर। फैंग जिमिंग भी तुरंत अंदर आ गया। फैंग ज़ुएर को देखकर, जो जाग चुका था, उसकी आंखें अनंत उत्साह से भर गईं। और एक चमकदार चमक। फैंग ज़ुएर ने अपनी आंखें उठाईं और अपने पिता और भाई की ओर देखा, लेकिन उनकी खुशी और उत्साह की तुलना में उनके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसने धीमी,
और शायद भावशून्य आवाज में भी कहा, रॉयल फादर, बिग ब्रदर, क्राउन प्रिंस। फैंग हेंगकोंग ने अपने कदम धीमे कर दिए। उसकी आधी खुशी गायब हो गई और उसे अपने दिल में एक कसक महसूस हुई। 3 साल तक कोमा में रहने के बाद भी उनकी बेटी की दृष्टि में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी शक्ल अब भी एक स्त्री दिव्य की तुलना में अधिक परिपूर्ण थी। उसकी आंखें अब भी किसी परी से भी अधिक पवित्र थीं। लेकिन इन आंखों में उसने एक अविश्वसनीय रूप से अपरिचित रंगहीन स्वर देखा। जब भी वह उसे देखती, उसकी ज़ुएर के चेहरे पर हमेशा सबसे शुद्ध, सबसे सुंदर मुस्कान होती और वह खुशी से रॉयल फादर चिल्लाती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना क्रोधित या अधीर था। एक बार जब उसने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, तो उसकी सभी नकारात्मक भावनाएं गायब हो जाएंगी और उसे असीम गर्मजोशी और संतुष्टि के साथ छोड़ दिया जाएगा। उसके जीवन में सबसे गौरवपूर्ण चीज दैवीय स्थिति नहीं थी फीनिक्स सम्राट, नहीं फीनिक्स संप्रदाय के गुरु होने का सम्मान, बल्कि तथ्य यह है कि उनकी दुनिया में सबसे आदर्श बेटी थी। हालांकि जब वह जागी, तो उसने जो प्रकट किया वह मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि उदासी थी। एक अविश्वसनीय रूप से अपरिचित, पहले कभी न देखी गई उदासी। इस तरह के अंधेरे और दुख ने फैंग हेंगकोंग के दिल को एक पल में दर्द से भर दिया। फैंग ज़ुएर के चेहरे पर एक दुखद भावना प्रकट होने के बजाय वह खुद को 10,000 तीरों से मारना पसंद करेगा। इस समय इस फीनिक्स संप्रदाय के गुरु, इस दिव्य फीनिक्स सम्राट का दिल और दिमाग, जिसे दुनिया के लोग आदर की दृष्टि से देखते थे, पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। उसकी आवाज में, उसके दिल में गहरा दर्द और घबराहट थी। ज़ुएर, क्या मामला है? क्या आप असुविधा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप अभी जागे हैं? जल्दी करो और रॉयल फादर को बताओ। फैंग ज़ुएर द्वारा जारी आभा में परिवर्तन पूरी तरह से अलग था। उसके चारों ओर उसे फीनिक्स भगवान के समान एक विशाल आभा महसूस हुई, जिसका निधन हो चुका था। यहाँ तक कि उसके दादा, जो वर्तमान में दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सबसे मजबूत अभ्यासकर्ता थे, ने भी ऐसी रहस्यमय आभा कभी नहीं उत्सर्जित की थी। आमतौर पर वह निश्चित रूप से अत्यधिक सदमे में होगा और तुरंत विस्तृत पूछताछ करेगा, लेकिन इस समय उसके पास इसकी चिंता करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। फैंग ज़ुएर की आंखें सूनी थी और उसकी कांपती, तारों भरी आंखों में उसके आंसुओं से एक धुंधली रोशनी टिमटिमाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने अपने होठों को थोड़ा सा हिलाया और धीमी आवाज निकाली जो एक सपने या हवा के झोंके जैसी थी, बिग ब्रदर यू। मैं कभी नहीं देख सकती। बिग ब्रदर यू फिर से। उसकी तारकिया आंखों से टपकते आंसू और उसकी आवाज दुनिया के सबसे शातिर इंसान का दिल तोड़ने के लिए काफी थी। फैंग हेंगकोंग की छाती में छुरा घोंपने के दर्द से दम घुट गया। वह जानता था कि बिग ब्रदर यू, फैंग ज़ुएर किसके बारे में बात कर रहा था। 3 साल पहले वह उसके लिए रोई थी, उसकी वजह से कोमा में पड़ गई थी। 3 साल बाद कोमा से जागने के बाद वह अभी भी उसके लिए दुख में थी। या हो सकता है जब वह जागी हो तो उसकी सबसे ताज़ा याददाश्त अभी भी 3 साल पहले की है, जब वह कोमा में चली गई थी। सांस। फैंग ज़िमिंग आगे बढ़े, एक लंबी आह भरी और यथासंभव धीरे से उसे सांत्वना देने की कोशिश की। ज़ुएर, मुझे पता है कि तुम्हारा स्वभाव बहुत दयालु है, लेकिन आपको वास्तव में दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय और यून की राजकुमारी हैं। केवल एक ही जीवन था। उसने आपके जीवन के बदले में अपने जीवन का उपयोग किया। उसके लिए मैं तुम्हें बिग ब्रदर यू के बारे में इस तरह से बोलने की इजाजत नहीं देता। फैंग ज़िमिंग ने बोलना समाप्त नहीं किया था और फैंग ज़ुएर के अचानक भड़कने से उनकी बात बाधित हो गई। फैंग ज़िमिंग मौके पर स्तब्ध रह गए। उन्होंने और फैंग हेंगकोंग दोनों ने एक ही समय में फैंग ज़ुएर को अविश्वसनीय रूप से देखा। जिस फैंग ज़ुएर को वे जानते थे, उसकी आवाज किसी पहाड़ पर आध्यात्मिक बारिश की तरह थी या हवा के झोंके की तरह थी, एक विलो पेड़ के खिलाफ। उसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, गुस्से में डांटना तो दूर की बात है, लेकिन अभी अभी फैंग ज़ुएर की ओर से जो आवाज आई वह तेज, उग्र और उन्मादपूर्ण भी थी। यह ऐसा था मानो उसके सबसे अछूते उल्टे पैमाने को छू लिया गया हो। उसके बर्फीले चेहरे पर एक स्पष्ट क्रोध प्रकट हो रहा था। उसके शरीर पर लाल रंग की फीनिक्स की लपटें भी उसी क्षण उठी, लेकिन गर्माहट में नहीं जल रही थी, सौम्य ढंग। इसके बजाय वे आगे पीछे हिल रहे थे, मानो किसी तेज तूफान में हो। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। फैंग हेंगकोंग ने फैंग ज़िमिंग के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। फैंग हेंगकोंग ने अपनी अत्यधिक भावनाओं के तहत इस थप्पड़ पर अपनी लगभग पूरी ताकत लगा दी और फैंग ज़िमिंग जाइरोस्कोप की तरह दूर उड़ गया। फैंग हेंगकोंग आगे बढ़े, अपने हाथ फैलाए और घबराहट में उसे सांत्वना देते हुए कहा, ज़ुएर, पागल मत हो, दुखी मत हो। तुम्हारे बड़े भाई यूं ने तुम्हारी जान बचाई। वह आपका उद्धार करता है, शाही पिता का उद्धार करता है।
और यहाँ तक कि हमारे संपूर्ण दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का भी उद्धार करता है। हम उनकी कृपा को कभी नहीं भूलेंगे। शाही पिता हर साल आपके साथ उन्हें सम्मान देने जाते हैं, आप क्या कहते हैं? फैंग हेंगकोंग ने फैंग जुएर के करीब जाने की कोशिश करते हुए बात की, लेकिन एक बार जब वह 15 मीटर की दूरी पर पहुंच गया तो उसे चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ा जिसे वह सहन नहीं कर सका। वह आश्चर्यचकित था और उसके शरीर में फीनिक्स भगवान की रक्तरेखा भी डर के मारे तेजी से सिकुड़ गई। उसने फैंग जुएर के शरीर पर फीनिक्स लॉ को देखा, उस आभा को महसूस किया जो वह छोड़ रही थी, और वह अपने दिल में अविश्वसनीय रूप से चौंक गया। ये शक्ति, क्या ऐसा हो सकता है कि कोमा में 3 वर्षों में वह शक्ति फीनिक्स भगवान ने जुएर को जो उपहार दिया था, उसने उसे दूसरे स्तर पर जगा दिया था, और ये जागृति का एक बहुत बड़ा स्तर था। फैंग जिमिंग को थप्पड़ मार दिया गया और फैंग हेंगकोंग के शब्दों ने आखिरकार फैंग जुएर की बेकाबू भावनाओं को थोड़ा शांत कर दिया। उसके शरीर पर लगी आग की लपटें भी कुछ शांत हो गईं। उसने आगे की ओर देखा और भले ही उसकी आंखें फैंग हेंगकोंग की ओर थीं, वे केंद्रित नहीं थीं, और वह धीरे से बोली, रॉयल फादर, कैसे? मैं कितनी देर तक सोई? 3 साल हो गए, फैंग हेंगकोंग ने धीरे से हकलाते हुए कहा, और कहना जारी रखा, जुएर, अगर तुम अभी भी सोना चाहती हो तो सोती रहो। ठीक है, 3 साल, वह बुदबुदाती रही और उसकी आंखों का ध्यान भटक गया। मैं कई चीजों से डरता हूँ, फिर भी अब ठीक मेरे सामने मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूँ वह ये है कि मैं वास्तव में तुम्हें यहाँ अपनी जान गंवाते हुए देखूंगा। तुम्हारे सामने मैं शर्मिंदा हूँ और गंदगी और अनगिनत अपराधों के अपराध से कलंकित हूँ। तुम्हारा रूप ऐसा था मानो मेरी आत्मा में एक मोती डाल दिया गया हो, एक मोती इतना कीमती कि मुझ में इसकी हिम्मत भी नहीं है इसे छुओ। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें मरते हुए असहाय होकर नहीं देखूंगा। कम से कम अभी के लिए मैं मरना पसंद करूंगा। मैंने जुएर से जो वादा किया है मैं निश्चित रूप से करूंगा। 3 साल के बाद मैं जुएर को ब्लू विंड नेशन के अत्यधिक बर्फ वाले बर्फीले क्षेत्र में अंतहीन बर्फ देखने के लिए लाऊंगा। 3 साल के बाद जुएर, क्या तुम वहाँ मेरा इंतजार करोगे? जुएर, मेरे लिए रुको। टपकना टपकना, आंसुओं की बूंदें उसके बर्फ से भी चिकने गालों पर चुपचाप गिर गईं, और आंसू और भी अधिक गिरे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक बेहद दुखद आभा फैल रही थी, और वह स्थान जो मूल रूप से अविश्वसनीय रूप से झुलसा देने वाला था, घने सूनेपन से भर गया था। जुएर, फैंग हेंगकोंग ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए या उसे क्या कहना चाहिए। इस समय सम्राट डिवाइन फीनिक्स पूरी तरह से असहाय थी। वह कल्पना नहीं कर सकता था और समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी ऊंचे के कारण इतनी उदास क्यों होगी। भले ही उसने उसकी जान बचा ली हो, लेकिन इसे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। रॉयल फादर, वह धीमी आवाज में बोली जैसे कि वह अभी भी नींद में हो, मैं ब्लू विंड नेशन जाना चाहती हूँ। अत्यधिक बर्फ का बर्फीला क्षेत्र, क्या मैं जा सकती हूँ? नीली हवा, अत्यधिक बर्फ का हिम क्षेत्र। फैंग हेंगकोंग एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए और फिर बिना कुछ सोचे सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, यदि जुएर चाहे तो हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, शाही पिता व्यक्तिगत रूप से आपके साथ रहेंगे। शाही पिता प्रोफाउंड आग की व्यवस्था का आदेश देंगे और तुरंत अधिकतम 15 दिनों का कार्यक्रम तय करेंगे। अरे नहीं, 10 दिन और हम चले जाएंगे। क्या करें आप बताओ? आमीन। धन्यवाद रॉयल फादर। रॉयल फादर, जुएर का एक और अनुरोध है। फैंग जुएर के आंसू अभी भी गिर रहे थे। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के अत्यधिक संरक्षण में, फैंग हेंगकोंग के अत्यधिक लाड़ प्यार के तहत वह हमेशा मुस्कुराहट के साथ रहती थी। उसे कभी नहीं पता था कि एक दिन वह इतने सारे आंसू बहाएगी। उसके जीवन के लगभग सभी आंसू युनचे को दिए गए थे। मुझे बताओ, जुएर चाहे कुछ भी मांगे, शाही पिता सहमत होंगे, फैंग हेंगकोंग ने कहा। अपनी बेटी के चेहरे पर आंसू देखकर उसे इतना दुख हुआ कि वह सांस नहीं ले सका। जुएर ने रॉयल फादर से ब्लू विंड नेशन के साथ भविष्य में अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा, क्योंकि वह बिग ब्रदर यू की मातृभूमि है। इसे इस तरह समझो, जुएर का बिग ब्रदर यू को थोड़ा सा भुगतान। क्या ये ठीक है? फैंग हेंगकोंग का पूरा शरीर अचानक अकड़ गया, लेकिन फिर उसने तुरंत सिर हिलाया। कोई बात नहीं, रॉयल फादर भविष्य में ब्लू विंड नेशन के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और ब्लू विंड नेशन से कोई भुगतान नहीं लेंगे, और अन्य 5 देशों को ब्लू विंड नेशन को धमकाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। स्वर्ग में आपका बड़ा भाई यून निश्चित रूप से आपके ये शब्द सुनकर बहुत खुश होगा। धन्यवाद रॉयल फादर। जुएर अभी बहुत भ्रमित है और चिंतित। रॉयल फादर, जुएर कुछ समय के लिए फीनिक्स पर चिंग वैली जाना चाहता है। कोई बात नहीं, रॉयल फादर इसी क्षण आपके साथ होंगे।
ज़ुइर को अकेले जाना ठीक रहेगा। ये स्थान पहाड़ों से घिरा हुआ था और दक्षिण में एब्सोल्यूट फीनिक्स क्लिफ था जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचा था। डिवाइन फीनिक्स सिटी के क्षेत्र में शुष्क और गर्म मौसम की तुलना में फीनिक्स पर चिंग वैली ऐसी थी मानो इसने पूरे फीनिक्स पर्वत श्रृंखला से आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र कर ली हो। हर चीज शुद्धतम हरे रंग की थी और यहाँ तक कि प्रत्येक हवा भी विशेष रूप से नर्म और ताज़ा थी, एक वंडरलैंड की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी अपनी और यूचे की हंसी सुन सकती है जो उस समय साफ छोटे तालाब के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे। फैंग ज़ुइर स्नो फीनिक्स के खिलाफ झुक गया और नर्म बर्फ के पंखों को सबसे शुद्ध, सबसे कीमती आंसू की बूंदों से गीला किया जा रहा था। बिग ब्रदर यू, मैं आपसे क्यों मिला? अगर मैं आपसे नहीं मिला होता, ज़ुइर को इतना दुख नहीं होता और बिग ब्रदर यू नहीं मरता। मैं आपसे क्यों मिला? बिग ब्रदर यू, भगवान संप्रदाय गुरु, आपका आदेश क्या है? मैंने सुना है कि राजकुमारी स्नो तुरंत इस आदेश को पारित करें। फैंग हेंगकोंग का चेहरा बेहद कठोर था। कोई भी हमारे द्वारा ब्लू विंड नेशन पर हमला करने के लिए सेना भेजने के बारे में नहीं बोल सकता। फैंग हेंगकोंग ने अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित किया और कहा, नहीं, पूरे डिवाइन फीनिक्स शहर में आदेश पारित करें। कोई भी हमारे द्वारा ब्लू विंड नेशन पर हमला करने के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं कर सकता है। अगर कोई अवज्ञा करे तो बिना सवाल किए मार डालो, विशेष रूप से संप्रदाय के भीतर। यदि कोई इसका उल्लेख करने का साहस करता है, ये पिता उसे बिना कब्र के मरवा देगा। फीनिक्स बुजुर्ग जो फैंग हेंगकोंग का आदेश सुन रहा था कांप उठा। फैंग हेंगकोंग से आने वाली जानलेवा आत्मा ने उसे डरा दिया और आलीशान महान फीनिक्स सम्राट के रूप में उसने इस डैडी वाक्यांश का भी इस्तेमाल किया। ये समझना आसान था कि ये मामला कितना गंभीर है। उसने और अधिक पूछने की हिम्मत नहीं की और सिर हिलाया। उसका सिर तुरंत, हाँ। इसके अलावा दिव्य फीनिक्स आग तैयार करें। हम व्यक्तिगत रूप से 10 दिनों में ब्लू विंड नेशन के सुदूर उत्तर में जाएंगे। अब निकलें। हाँ। मौत की आभा ने फीनिक्स एल्डर को एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं की। वह 2 कदम पीछे हटा और तेजी से चला गया। फैंग हेंगकोंग ने अपनी मुट्ठी दीवार पर जोरदार मुक्का मारा और उसकी पूरी मुट्ठी दीवार में धंस गई। फैंग ज़ुइर के चेहरे पर आंसुओं के बारे में सोचते हुए उसने अपना सिर जोर से हिलाया और उसके दिल में झुंझलाहट भड़कती आग की तरह थी। फीनिक्स भगवान ने पहले कहा था, ज़ुइर की फीनिक्स भगवान की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए कम से कम 300 साल लगेंगे। 300 साल बहुत लंबा है। वे निश्चित रूप से देखेंगे कि फीनिक्स भगवान का निधन हो गया था। तब तक यदि हमारे पास अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो हमारा दिव्य फीनिक्स संप्रदाय बहुत खतरे में होगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ज़ुइर, शाही पिता को क्षमा करें। शाही पिता ने वही किया जो मैंने पूरे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के लिए किया। फैंग हेंगकोंग ने अपने आप से कहा और उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा व्यक्त हो रही थी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।